चलो बच्चों लोग स्टार्ट कर रहे हैं अभी, है ना। लास्ट क्लास होगी ये, मतलब जिस प्रॉब्लम्स करेंगे आज। और देखो, प्रॉब्लम से पहले ना मैंने एक उसे रिजल्ट समराइज किया है तुम लोगों के लिए। इसको जरा ध्यान से आप देख लो क्या क्या है। मतलब ये एक तरीके से पूरे न्यूटन लॉ का समराइजेशन है। मतलब ये सिंगल पेज में आप पूरे न्यूटन लॉ को समराइज कर सकते हो। इसको रिवीजन के लिए यूज कर सकते हो कि हमें कौन कौन सी फोर्सेस कंसिडर करनी होती है जब हम फ्री बॉडी डायग्राम को बनाते हैं। तो एक बार आप इसको रीड कर लो जल्दी से। देखो, दो तरीके की फोर्सेस मैंने मेंशन की हैं। एक रियल फोर्सेस मेंशन की हैं और एक वर्टिकल फोर्सेस मेंशन की हैं, वर्चुअल फोर्सेस, सॉरी। रियल एंड वर्चुअल, ये दो फोर्सेस हमने मेंशन किए हैं यहाँ पर। और जब भी आप फ्री बॉडी डायग्राम बनाए ना, तो अपने सामने इस पेज को रखो आप। चेकलिस्ट होती है ये, आपसे कभी भी कोई डायग्राम गलत नहीं बनेगा। फोर्सेस कभी भी कोई मिस नहीं कर पाओगे आप। तो रियल फोर्सेस में देखो आपसे एक लिखा हुआ है, टू बी कंसीडर्ड इन द एवरी फ्रेम ऑफ रेफरेंस। रियल फोर्सेस में टू बी कंसीडर्ड इन द एवरी फ्रेम ऑफ रेफरेंस का मतलब ये हुआ कि आप चाहे ग्राउंड फ्रेम यूज करिए, चाहे टेबल का फ्रेम यूज करिए, चाहे लिफ्ट का फ्रेम यूज करिए, चाहे ट्रेन का फ्रेम यूज करो, कोई भी फ्रेम यूज करोगे आप, तो आपको ये रियल फोर्सेस तो हमेशा ही कंसिडर करनी पड़ती है, जिसमें ग्रेविटी, नॉर्मल, टेंशन फोर्स, स्प्रिंग फोर्स, फ्रिक्शन फोर्स और एनी गिवन एक्सटर्नल पुश और पुल बाय द पर्सन्स। ये मैं कई बार बोल चुका हूँ कि ये फोर्सेस तो आपको हमेशा ही कंसिडर करनी पड़ेंगी, इररिस्पेक्टिव कि आप अपना फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या चूज करते हो। हाँ, अगर फ्रेम ऑफ रेफरेंस आपने कुछ चूज किया है तो वर्चुअल फोर्सेस आपके चॉइस के अकॉर्डिंग आती है। और उसमें पहला है लीनियरली एक्सेलरेटेड फ्रेम, जो ट्रेन वाला एग्जांपल था, वेज वाला एग्जांपल पहले लिया गया था, उसमें स्यूडो फोर्स कंसिडर करते हो। स्यूडो फोर्स अपोजिट टू डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ द फ्रेम एंड इक्वल टू द मास ऑफ ऑब्जेक्ट अंडर कंसिडरेशन मल्टीप्लाइड बाय एक्सेलरेशन ऑफ द फ्रेम शुड बी कंसीडर्ड इन एडिशन टू द रियल फोर्सेस। मतलब रियल फोर्स तो आपको दिखनी ही है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस कोई भी यूज करिए आप। वर्चुअल फोर्स आपकी चॉइस पर डिपेंड करता है कि आप क्वेश्चन को किस फ्रेम से सॉल्व करना चाहते हो, या फिर क्वेश्चन किस फ्रेम से आपसे डिमांड करता है, दोनों बातें हैं। तो लीनियरली एक्सेलरेटेड ऑलरेडी डन है हमारा, स्यूडो फोर्स के पूरे लेक्चर में कर चुके हो आप इसको। पिछले क्लास में हम लोगों ने रोटेटिंग फ्रेम का एक पूरी क्लास हमारी डेरिवेशन में चली गई थी। तो उस डेरिवेशन के रिजल्ट समराइज किए मैंने कि रोटेटिंग फ्रेम में 3 वर्चुअल फोर्सेस आप एट मैक्सिमम दिखा सकते हो। कौन कौन से हैं वो 3 वर्चुअल फोर्सेस? देखो आप, वो 3 वर्चुअल फोर्सेस कौन कौन सी है ना, देखो। एक है आपका टेंजेंशियल स्यूडो फोर्स माइनस मास इनटू अल्फा क्रॉस आर, दूसरा है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, और तीसरा कोरियलिस फोर्स। तो इनको हम लोगों ने डिस्कस तो कर दिया था। आज इसको न्यूमेरिकल के थ्रू एक्सप्लेन भी कर देंगे आपको, कुछ क्वेश्चंस के थ्रू इनको समझाएंगे भी कि कैसे इसको यूज करते हो। सिंबल्स की मीनिंग सामने है, ठीक है। सिंबल्स की मीनिंग आपके सामने है, जो अपने रोटेटिंग फ्रेम के सिंबल्स हैं उनकी मीनिंग लिखी हुई है। एम मतलब मास ऑफ ऑब्जेक्ट जो ऑब्जर्व किया जा रहा है। ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द रोटेटिंग फ्रेम, जिसका की डायरेक्शन आप ऑब्टेन करते हो बाय द राइट हैंड थंब व्हेन फिंगर्स आर कर्ल इन सेंस ऑफ रोटेशन। अल्फा एंगुलर एक्सेलरेशन ऑफ द रोटेटिंग फ्रेम है। आर पोजीशन वेक्टर है, और वी आर मतलब वेलोसिटी ऑफ मास एम रिलेटिव टू द रोटेटिंग फ्रेम, ठीक है। तो ये तो फिलहाल थ्योरी का पार्ट हो गया, समराइजेशन है जो पिछली क्लासेस में आपने पढ़ा था। बट यही पूरे न्यूटन लॉ को समराइज कर सकते हो आप यहाँ पर, इस सिंगल पेज पे पूरे न्यूटन लॉ का चैप्टर डन है। और लास्ट में आपसे ये कहा जा रहा है कि आफ्टर मेकिंग अ फ्री बॉडी डायग्राम मेक श्योर दैट न्यूटन्स लॉ आर बीइंग यूज्ड अकॉर्डिंग टू द ऑब्जर्वेशंस मेड इन द फ्रेम सेलेक्टेड बाय यू। मतलब कि अगर आपने ग्राउंड फ्रेम चूज किया है तो आपको ग्राउंड फ्रेम की ऑब्जर्वेशन के हिसाब से न्यूटन लॉ की इक्वेशन लिखनी होगी। अगर आपने किसी ट्रेन का फ्रेम, किसी वेज का फ्रेम यूज किया है, किसी टेबल का फ्रेम यूज किया है, तो उसके हिसाब से जो ऑब्जर्वेशन आएगी, उसी ऑब्जर्वेशन के बेसिस पर आप न्यूटन लॉ की फर्स्ट लॉ या फिर सेकंड लॉ की इक्वेशंस बनाएंगे। जो भी इक्वेशन आपको बनानी है वो आपकी फ्रेम के ऑब्जर्वेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बननी चाहिए। तो स्टार्ट करते हैं कुछ न्यूमेरिकल्स के साथ, बट इसके पहले एक और समरी आपको दिखा दें टेक केयर ऑफ द डायरेक्शंस को लेकर के, कि आप इनकी डायरेक्शंस को बड़ा क्लियर करिएगा। ये जो पिछले पेज पर मैंने आर वेक्टर लिखा हुआ है, ओमेगा वेक्टर लिखा है, और अल्फा वेक्टर और ये वी आर वेक्टर, इन सब का मतलब भी क्लियर होना चाहिए आपको। तो ये डायरेक्शंस आप चेक करो। ओमेगा जो होता है वो हमेशा आपकी रोटेशन वाली बॉडी की एक्सिस के अलोंग होता है, इसीलिए इसको एक्सियल वेक्टर भी कहा गया है, एक्सिस के अलोंग मिलेगा आपको हमेशा। और अगर बॉडी का रोटेट करने का सेंस इस तरीके से चल रहा है ओमेगा, तो आपको अपनी राइट हैंड के फिंगर्स इस तरीके से बंद करेंगे तो थंब जो है वो ऊपर की तरफ आएगा। तो आर वेक्टर मतलब रेडियस वेक्टर, वी वेक्टर मतलब वेलोसिटी, टेंजेंशियल वेलोसिटी, जो वेलोसिटी है वो हमेशा ही सर्किल की टेंजेंट के अलोंग जाएगी सर्कुलर मोशन के टाइम पर। आर रेडियस और ओमेगा हमेशा एक्सिस के अलोंग होगा। इन केस अगर इंक्रीजिंग स्पीड है,
अच्छा, इनमें रिलेशन था आपका, बता दें। मैग्नीट्यूड फॉर्म में रिलेशन था v इज इक्वल टू आर मल्टीप्लाइड बाय ओमेगा, और वेक्टर फॉर्म में जाएंगे तो v वेक्टर इज रिटन एज ओमेगा क्रॉस आर। आर, ये रिलेशन था। ठीक है, ये जस्ट मैं क्विक समरी दे रहा हूँ आपको चैप्टर की, जो अब तक पढ़ा है हम लोगों ने, रीकैप टाइप का है ये आपको। इसके बाद सेकंड केस हमने लिया है जहां पर स्पीड मान लो इंक्रीज कर रही हो। तो अगर बॉडी की स्पीड इंक्रीज करती है तो उसके अंदर एंगुलर एक्सेलरेशन की चीज आएगी। एंगुलर एक्सेलरेशन तब आएगा जब इस बॉडी का एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा टाइम के साथ इंक्रीज कर रहा हो, मतलब नंबर ऑफ रिवॉल्यूशंस पर सेकंड बढ़ते चले जा रहे हो, रेडियन पर सेकंड की जो वैल्यू है वो बढ़ती चली जा रही है। और ऐसे केसेस में डी ओमेगा बाई डी टी को हम लोग इंट्रोड्यूस करते हैं एज अल्फा। अल्फा एंगुलर एक्सेलरेशन। अल्फा की जो डायरेक्शन है वो ओमेगा के पैरेलल होगी बिल्कुल। हमेशा हर एक न्यूमेरिकल में जो आप अल्फा दिखाओगे वो ओमेगा के बिल्कुल पैरेलल दिखाएंगे। और अगर ओमेगा की वैल्यू इंक्रीज कर रही है तो जिस डायरेक्शन में ओमेगा है आप उसी डायरेक्शन में अल्फा को दिखाएं। अगर ओमेगा की वैल्यू इंक्रीज हो रही है तो अल्फा वेक्टर और ओमेगा वेक्टर सेम डायरेक्शंस में दिखाने होंगे आपको। और अगर डिक्रीजिंग स्पीड है, मतलब कि ओमेगा की वैल्यू रिड्यूस करते जा रहे हो टाइम के साथ, डायरेक्शंस। हाँ, ओमेगा अगर रिड्यूस हो रहा है किसी न्यूमेरिकल के अंदर, तो आप उसमें ध्यान रखना कि अल्फा की जो डायरेक्शन दिखाओगे वो ओमेगा के जस्ट अपोजिट साइड पर, यानी कि एंटी पैरेलल डायरेक्शन में, जस्ट ओमेगा के अपोजिट। मतलब दोनों ही केसेस में ओमेगा और अल्फा जो होंगे वो सर्किल की एक्सिस के अलोंग चलने चाहिए आपके। ये दोनों आपके एक्सियल वेक्टर्स कहलाते हैं, दे आर अलोंग द एक्सिस ऑफ सर्किल। ठीक है, तो ये सारे कंसेप्ट आपको माइंड में रखने होंगे तभी आप न्यूमेरिकल कर पाओगे। तो मेरा सजेशन ये है कि कोई भी न्यूमेरिकल अगर आप करते हो तो ये 2 पन्ने का नोट्स है, ज़्यादा बड़ा नोट्स नहीं है, और न्यूटन लॉ समराइज हो गया इसके अंदर। इसको रखिए और किसी भी क्वेश्चन को आप हैंडल करने के लिए अब तैयार हो। तो अगर आपकी परमिशन हो तो हम लोग स्टार्ट करें, फिर समरी के बाद से कुछ क्वेश्चन से स्टार्ट करें। बेसिक से Yes, sir. और 1 बाय 1 मूव करेंगे। तो सबसे पहले सिंपल पेंडुलम पे आ रहे हैं। ठीक है, तो लेफ्ट साइड पर तो वो फिगर है जो आपको बुक्स में दिखती है, और राइट साइड का फिगर मतलब स्विंग का एग्जांपल है। तो सिंपल पेंडुलम मतलब बेसिकली स्विंग का एग्जांपल आप लोगे। तो इसमें जैसे कि अगर आप देखोगे तो जो स्विंग्स होती हैं वो बेसिकली किसी रोप से कनेक्टेड होते हैं, मान ले एल लेंथ की रोप से, और थीटा एंगल पर अगर वो स्विंग स्टार्ट करता है, पॉइंट ए से वो स्टार्ट करता है, जिसको कि आप कहते हो एक्सट्रीम पॉइंट होता है, जहां पर वेलोसिटी 0 होती है। उसके बाद वो पेंडुलम की तरह ऑसिलेट करता है, तो बी वाला पॉइंट कहलाता है उसका बॉटम मोस्ट लोवेस्ट पॉइंट, और यहाँ पर सबसे ज्यादा स्पीड होती है, मैक्सिमम स्पीड होती है बॉडी की। और उसके बाद जब पॉइंट सी पर जाते हैं तो फिर से वेलोसिटी 0 होती है, ये दूसरा एक्सट्रीम पॉइंट होता है। ओवरऑल आप इसको ऑसिलेशंस कहते हो, टू एंड फ्रो मोशंस होते हैं ये। मतलब ऑब्जेक्ट की जो मोशन होगी वो पॉइंट ए से स्टार्ट करके बी पॉइंट से होता हुआ पॉइंट सी पर जाएगा, और फिर वापस पॉइंट सी से रिटर्न करता हुआ बी से होता हुआ और वापस ए पर जाएगा। और ये चलता ही रहेगा इस तरीके से, एज अ पेंडुलम ये ऑसिलेट करता रहेगा, टू एंड फ्रो ऑसिलेशंस। तो इसमें आपको फिलहाल तो बेसिक लेवल पर ये बताना है कि जब पॉइंट ए पर स्प्रिंग में कितना टेंशन फोर्स होगा एंड लोएस्ट पॉइंट पर स्प्रिंग में कितनी टेंशन फोर्स होगी, इन दो को कैलकुलेट करना है आपका, ये क्वेश्चन है। और सपोज करते हैं कि जो मास ऑसिलेट कर रहा है इसके अंदर वो मास m है। मास m अगर ऑसिलेट कर रहा है तो एक्सट्रीम पॉइंट पर टेंशन फोर्स की वैल्यू और बॉटम मोस्ट पॉइंट पर टेंशन फोर्स की वैल्यू क्या होगी। तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो इस चाइल्ड का, या जो भी गर्ल है या लेडी है, इसका एक्चुअल मोशन सर्किल के अलॉन्ग ही होता है। मतलब इसका ट्रेजेक्टरी सर्किल बनता है यहाँ पर, यहाँ से लेकर के पॉइंट ए से लेकर पॉइंट सी तक एक ये सर्कुलर पाथ है, जिसका सेंटर पॉइंट ऑफ सस्पेंशन होगा कैपिटल सी, जहां से इसको सस्पेंड किया है, और रेडियस इसकी एल के बराबर होगी। अब इक्वेशंस कैसे बनाओगे इसकी देखो। ठीक है, तो अब आपको ना ये चीज समझनी पड़ेगी, फोर्सेस आप इसमें से कौन सी दिखाते हो, है ना। तो फोर्सेस कौन से दिखाते हो, इसके लिए आपने फ्रेम क्या चूज किया है। तो हम ये मान के चलते हैं कि हमारा फ्रेम ग्राउंड के ऊपर है। ठीक है, मतलब ऑब्जर्वर जो है वो ग्राउंड के ऊपर हमने मान के चला हुआ है। तो अगर आपका ऑब्जर्वर ग्राउंड के ऊपर है तो आपको किसी भी वर्चुअल फोर्स को दिखाने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ रियल फोर्सेस दिखा दो। जितनी भी रियल फोर्सेस हैं उनमें से जो जो यहाँ पर लग सकती हैं वो सब कंसिडर कर। तुम्हारा फोन इसका पकड़ने लगा। तो यहाँ पर रियल फोर्स में पॉइंट ए पर इस चाइल्ड का वेट होगा mg, और स्ट्रिंग में टेंशन फोर्स। समझ आ रहा है आपको ये? बगल वाले पढ़ रही हो तो पढ़ लो, खा लो, चुप रहो।
मैं नहीं लगा जाएगा। समझ आ रहा है यार ये? और हाँ जी बच्चा। यस सर। यस सर। बच्चा आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आपके जिस भी घर में अगर कुछ नॉइज है तो अपने आप को म्यूट कर लो यार। ये तो ये दो फोर्सेस हैं टी और एम जी की, इसके अलावा और कोई फोर्स है नहीं। कोई भी कंफ्यूजन हो तो आप इस चेकलिस्ट को देख लिया करो, इसके अंदर से और कोई फोर्स आएगी नहीं। वर्चुअल फोर्सेस इसलिए नहीं आएंगे क्योंकि हमने ना कोई एक्सेलरेटिंग फ्रेम चूज किया है ना रोटेटिंग फ्रेम चूज किया है ना। सीधा सा इक्वेशन आ गई। अब आपकी इक्वेशन ये आएंगी क्योंकि ये सर्कुलर मोशन का एग्जाम्पल है। तो सर्कुलर मोशन में आप सबको पता है कि एक्सेलरेशन जो होता है वो टुवर्ड्स सेंटर होता है या फिर अलोंग टेंजेंट होता है। तो या तो एक्सेलरेशन टुवर्ड्स सेंटर होगा या फिर एक्सेलरेशन टुवर्ड्स टेंजेंट होगा। तो हम लेफ्ट फिगर पे अब दिखा रहे हैं आपको। इन जनरल सर्कुलर मोशन में एक्सेलरेशन की एक कंपोनेंट एक्सेलरेशन का सेंटर की तरफ दिखाया जाता है और एक कंपोनेंट एक्सेलरेशन का दिखाते हो आप टुवर्ड्स टेंजेंट। ये दो डायरेक्शंस में एक्सेलरेशन दिखाई जाती है, जिसको एक को सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कहते हैं और एक को टेंजेंशियल एक्सेलरेशन कहते हैं। और न्यूटन लॉ बार बार कहता है कि F इज टू मास इनटू एक्सेलरेशन। ये न्यूटन लॉ है। तो जब आप सेंट्रीपिटल, और ये हमने हमेशा बताया हुआ है आपसे कि F और A हमेशा पैरेलल डायरेक्शन के रखिएगा, तो कभी भी आपकी इक्वेशन में मिस्टेक नहीं होती। तो अगर हम सेंट्रीपिटल वाली एक्सेलरेशन को लें तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन मल्टीप्लाइड बाय मास, नाउ इट शुड बी फोर्सेस विच आर पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। टी हाँ टेंशन। तो सेंट्रीपिटल टी एक्सेलरेशन की साइन डायरेक्शन थीटा। दो फोर्सेस होंगे। टी नहीं होगा बच्चा, देखो टी साइन थीटा नहीं, आप ध्यान से लिखिएगा यहाँ पर। टेंशन फोर्स AC के पैरेलल है और mg डाउनवर्ड है। तो आपको हाँ AC के पैरेलल में तो T है, लेकिन mg रिजॉल्व करना होगा यहाँ पर। ये भी एक कंफ्यूजन आता है ना कि रिजॉल्व किसको करोगे और किसको नहीं करोगे। मैं बार बार कह रहा हूँ, तो जब आप इस स्टेटमेंट को फॉलो करेंगे ना कि एक्सेलरेशन के पैरेलल वाला फोर्स आपको लेफ्ट साइड पर लिखना है, तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन के पैरेलल में तो ऑलरेडी T दिख रहा है, T और AC पैरेलल है, तो इनमें से T को रिजॉल्व करने की कोई जरूरत नहीं है आपको। mg जो है वो पैरेलल नहीं है। mg ना तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन के पैरेलल है ना तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन के पैरेलल है। तो ऐसा फोर्स जो एक्सेलरेशन के पैरेलल नहीं होता है उसको आप रिजॉल्व कर दें, तो अब आपको क्लियर हो जाएगा कि हाँ mg रिजॉल्व होगा। कुछ लोग T को रिजॉल्व करते हैं, तो मैं इसका भी आपको बता रहा हूँ। आपको हमेशा उस वाली फोर्स को रिजॉल्व करना चाहिए जो फोर्स एक्सेलरेशन की डायरेक्शंस के पैरेलल नहीं है। टेंशन को रिजॉल्व इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि वो AC के पैरेलल है, तो उसको रिजॉल्व करने की कोई नीड है नहीं यहाँ पर। mg को रिजॉल्व करिए आप, और mg को जब रिजॉल्व करेंगे तो mg का एक कंपोनेंट इस टेंजेंट वाली डायरेक्शन में जाएगा और mg का एक कंपोनेंट जो होगा वो AC के अपोजिट साइड पर जाएगा। अब ये कंपोनेंट्स मैं आपके ऊपर फिर से छोड़ूंगा। जो AC के अपोजिट साइड कंपोनेंट आएगा वो mg इंटू cos कॉस थीटा थीटा, और दूसरे साइड आएगा mg इंटू sin थीटा। साइन थीटा वाला। तो फिर जो सेंट्रीपिटल वाली इक्वेशन बनेगी उसमें टेंशन में से आपको माइनस करना पड़ेगा mg cos थीटा, और माइनस इसलिए करना पड़ेगा क्योंकि ये सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन के अपोजिट साइड पर खड़ा है, इसलिए इसको माइनस करिए। हाँ जी प्रणव, फर्स्ट इक्वेशन हो गई। सर्कुलर मोशन में आपके पास दो एक्सेलरेशंस होती हैं, तो दो इक्वेशंस बनाएंगे, एक सेंट्रीपिटल की बनाएंगे और एक टेंजेंशियल की। तो मास इनटू टेंजेंशियल एक्सेलरेशन दूसरी इक्वेशन हो जाएगी। नाउ अब आपको इस इक्वेशन में लेफ्ट साइड पर वो वाला फोर्स चाहिए जो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन के पैरेलल आ रहा है, mg sin थीटा। mg साइन थीटा। बस ये दो इक्वेशंस हो गई आपकी, दैट्स ऑल। हाँ, अब सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन को तो हम रिप्लेस कर सकते हैं v² से। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन आप लिखोगे v² से, लेकिन जो पॉइंट ए है जिसको कि हम एक्सट्रीम पॉइंट कह रहे हैं वहां पर v0 है। तो ये जो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है जिसको कि हम v² डिवाइडेड बाय r लिखते हैं, इसकी है। इसकी वैल्यू, जीरो हो जाएगा। हाँ तो ये AC एक्सट्रीम पॉइंट पर 0 है। एक्सट्रीम पॉइंट पर AC की वैल्यू 0 हो गई। इसकी वजह से आप कह सकते हो कि टेंशन की जो वैल्यू आएगी वो mg cos थीटा के बराबर आएगी, और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन की जो वैल्यू आएगी वो g मल्टीप्लाइड बाय साइन थीटा की वैल्यू आएगी। ये दो आंसर्स आपके इस क्वेश्चन से रिलेटेड हो गए। अगर आपको लोवेस्ट पॉइंट पर इक्वेशन लिखनी है तो लोवेस्ट पॉइंट पर क्या इक्वेशन बनेगी, ध्यान से देखो। लोवेस्ट पॉइंट पर फोर्सेस कौन कौन से दिखाए जाएंगे? सर ग्रेविटी की और टेंशन। हाँ जी आयुष, उसी के लिए कर रहे हैं। हाँ, लोवेस्ट पॉइंट पर आप दिखाओगे, बिल्कुल सही है। ग्रेविटी की फोर्स चेकलिस्ट में ढूंढ लो ना, आपको कंफ्यूजन कभी नहीं होगा। और एक टेंशन फोर्स दिखाएंगे ऊपर की तरफ। ये दो फोर्सेस, इसके अलावा कोई और फोर्स है नहीं क्योंकि फ्रेम हमारा ग्राउंड का है, तो कोई स्यूडो, कोई सेंट्रीफ्यूगल, कोई वर्चुअल फोर्स नहीं आनी है, सिर्फ रियल फोर्सेस आएंगी T और mg।
अब इसमें भी सेम कंसेप्ट लगाओ, क्योंकि आप सर्कुलर मोशन का कंसेप्ट डील कर रहे हो, बार बार बोलेंगे, तो इसकी एक हैबिट डालो आप। सर्कुलर मोशन के टाइम पर दो डायरेक्शंस की एक्सेलरेशन दिखाओगे, एक टुवर्ड्स सेंटर और एक अलोंग टेंजेंट। ऑलवेज रिमेंबर, किसी भी सर्कुलर मोशन में आप ये दो दिखाएंगे, तो एक सेंट्रीपिटल और एक टेंजेंशियल, और दोनों के लिए इक्वेशंस बनाओ। तो इस बार अगर हम सेंट्रीपिटल की इक्वेशन बनाएंगे तो सेंट्रीपिटल मल्टीप्लाइड बाय मास m शुड बी इक्वल टू centripetal multiplied by mass m should be equal to the forces which are parallel to the AC vector, और AC के पैरेलल में T और AC के अपोजिट साइड पर mg, और फिर इस AC को रिप्लेस कर देंगे यहाँ पर जो वेलोसिटी होगी डिवाइडेड बाय r से। और टेंजेंशियल के लिए इक्वेशन बनाएंगे तो m इंटू ए टेंजेंशियल इक्वल टू, अब आप खुद देख लो इस डायग्राम के अंदर क्या कोई ऐसा नहीं है। हाँ, तो टेंजेंट के लॉन्ग कोई फोर्स नहीं है, तो कोई बात नहीं, जीरो कर दीजिएगा। इसका मतलब टेंजेंशियल एक्सेलरेशन यहाँ पर जीरो है। मैं कह रहा हूँ कि सब सिस्टमेटिक चलिए, जिसको जीरो आना होगा अपने आप आ जाएगा, जिसको नॉन जीरो आना होगा अपने आप आ जाएगा। जस्ट आप इस कंसेप्ट को फॉलो करो कि सर्कुलर मोशन में एक्सेलरेशन के दो कंपोनेंट्स होते हैं जनरल वे में। इन जनरल दो कंपोनेंट्स होते हैं, एक सेंटर की तरफ और एक टेंजेंट की तरफ। दोनों के लिए आपको इक्वेशंस बनानी होती है। कुछ क्वेश्चंस में हो सकता है कि 80 जीरो आ जाए, और कुछ क्वेश्चंस में हो सकता है कि 80 जीरो ना आए। वो डिपेंड करता है कि वो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है या फिर वो नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है। और पेंडुलम हमेशा नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में आता है, क्योंकि वेलोसिटी में वेरिएशन हो रहा है। यहाँ पर स्पीड जीरो होती है और लोएस्ट पॉइंट पर मैक्सिमम स्पीड होती है, तो क्योंकि स्पीड बदल रही है इसीलिए इसको आप नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में आप कंसिडर करते हो। आगे आप नेक्स्ट चैप्टर में ये भी पढ़ोगे, वर्क एनर्जी पावर के चैप्टर में, कि हम इस स्पीड को कैलकुलेट कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ थीटा बाय कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कि एक्सट्रीम पॉइंट की जो टोटल एनर्जी होगी और लोवेस्ट पॉइंट की जो टोटल एनर्जी है उनको कंजर्व करके इस स्पीड को कैलकुलेट किया जा सकता है। तो वो वर्क एनर्जी पावर के चैप्टर में डिस्कस कर सकते हैं, या फिर अगर आप लोग को आइडिया हो तो कर सकते हो कि एक्सट्रीम पॉइंट की जो पोटेंशियल एनर्जी होगी mgh, वो लोवेस्ट पॉइंट के काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट कर जाएगी, और इजीली कर सकते हो, कोई बहुत बड़ा कंसेप्ट नहीं है ये वर्क एनर्जी पावर में। ठीक है, आज आपको सिर्फ सिस्टमेटिकली चलना है, कोई रैंडम तरीका नहीं फॉलो करेंगे हम, सिर्फ सिस्टमेटिक फॉलो करते जाएंगे। और आपको ये कंसेप्ट अपने माइंड में बिठाना है कि सर्कुलर मोशन में न्यूटन लॉ के इक्वेशंस बनाना काफी आसान होता है अगर आप एसी और एटी को ध्यान से रखो तो। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर ये दो मासेस हैं 1 और 2। तो ऑब्जेक्ट 1 का जो मास है वो सपोज m1 है, और ऑब्जेक्ट 2 का मास m2 है, और ये स्ट्रिंग से कनेक्टेड है d डिस्टेंस और 2d डिस्टेंस पर। और यहाँ पर ये कोई एक डबल लाइन से आप जो देख रहे हो, ये एक्सिस है जिसके अबाउट ये ओमेगा वेलोसिटी से रोटेट कर रहे हैं। ठीक है, ये ओमेगा से ये दोनों मासेस रोटेट कर रहे हैं। ग्रेविटी को नेग्लेक्ट किया गया है यहाँ पर। पहले बता दें आपको, इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि नेग्लेक्ट द वैल्यू ऑफ g, मतलब आप ये मान लें कि ग्रेविटी फ्री स्पेस में आप हो। अब टेंशंस बतानी है स्ट्रिंग 1 में, इसको हम स्ट्रिंग नंबर 1 कह देते हैं, और इसको हम 1 से नहीं डिनोट करेंगे, कुछ और सिंबल नाम दे देते हैं। तो इसको S1 डिनोट कर देते हैं स्ट्रिंग 1, और इसको S2 डिनोट कर देते हैं स्ट्रिंग 2। यही आपका क्वेश्चन है कि दोनों स्ट्रिंग्स में क्या टेंशंस होंगी। तो आपकी चेकलिस्ट बार बार आपको पलट के दिखा रहे हैं, बट कुछ टाइम बाद इसको बंद कर देंगे। इसमें ग्रेविटी नेग्लेक्ट हो चुका है तो mg दिखाना नहीं है, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स इसमें आएगा नहीं, सरफेस आएगा। मतलब इस चेकलिस्ट में से सिर्फ एक ही फोर्स यहाँ पर दिखेगा आपको। अगर आप नोटिस करो, कौन सा फोर्स आएगा इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर? टेंशन। ओनली टेंशन। तो आपको कोई टेंशन नहीं लेना है, आप चेकलिस्ट पर रहिए, कोई मिस्टेक नहीं होगी, कभी नहीं मिस्टेक करोगे आप। तो आप दोनों स्ट्रिंग्स में टेंशन दिखाइए, और टेंशन हमेशा पुलिंग फोर्स होता है अवे फ्रॉम द ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट से दूर जाता हुआ आप टेंशन फोर्स दिखा सकते हो। तो ऑब्जेक्ट 1 पर स्ट्रिंग 1 की टेंशन फोर्स है T1, और स्ट्रिंग 2 की टेंशन फोर्स है T2, और यहाँ पर भी T2। ये दोनों ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन कर रहे हैं, दोनों के दोनों ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन कर रहे हैं, तो इनकी एक्सेलरेशंस का जो डायरेक्शन रहेगा वो टुवर्ड्स सेंटर होगा। तो A1 centripetal of 1 is towards center and the centripetal of 2 is also towards center. Now equations बनाएंगे, तो m1 into centripetal acceleration of 1 should be equal to forces which are parallel to AC1, and forces which are parallel to AC1 वो है T1 और उसके अपोजिट T2। तो T1 माइनस T2, ये फर्स्ट इक्वेशन। और AC1 को अब आप रिप्लेस कर दीजिए उसकी वेलोसिटी के हिसाब से, तो ये बन जाएगा m1, और v स्क्वायर बाई आर की जगह ओमेगा स्क्वायर इंटू आर भी कभी कभी लिखते हो आप, तो यहाँ ओमेगा के फॉर्म में लिखेंगे ओमेगा स्क्वायर इंटू जो डिस्टेंस है उसका वो है d। ये हो गया फॉर द ब्लॉक नंबर 1।
फॉर ब्लॉक नंबर 2 अगर आप बात करोगे तो उसका मास m2 मल्टीप्लाइड बाय उसकी एक्सेलरेशन ac2 इक्वल टू उसके ac2 के पैरेलल में कौन सा फोर्स है, तो ब्लॉक 2 की एक्सेलरेशन के पैरेलल में सिर्फ T2 है, ओनली T2 और कुछ नहीं है, तो T2 लिखा। फिर यहाँ पर सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन को रिप्लेस कर दिया ओमेगा स्क्वायर इनटू, और ब्लॉक 2 का जो रेडियस होगा, मतलब ब्लॉक 2 उस एक्सिस से कितनी दूर है, तो उसका आंसर है 2d, यानी यहाँ पर आप डिस्टेंस चूज करेंगे 2 टाइम्स ऑफ d। अब इन दोनों इक्वेशन से आप सॉल्व कर सकते हो, तो T2 तो ऑलरेडी सॉल्व हो गया। ये एक कंसेप्चुअल क्वेश्चन भी है, ध्यान देना, क्योंकि इस पर अभी एक आगे क्वेश्चन करेंगे। और तो T2 की वैल्यू सॉल्व करके आ रही है 2m2 ओमेगा स्क्वायर d, एंड T1 की वैल्यू इसी इक्वेशन से, फर्स्ट इक्वेशन से वो आ जाएगी m1 ओमेगा स्क्वायर d प्लस 2m2 इंटू ओमेगा स्क्वायर d। इसमें बेसिकली कंसेप्ट ये है कि कौन से स्ट्रिंग में ज्यादा टेंशन होगी, मतलब जो एक्सिस के नियर स्ट्रिंग है उसमें ज्यादा टेंशन फोर्स है, या जो एक्सिस से दूर स्ट्रिंग है उसमें ज्यादा टेंशन फोर्स होगी, ये इसका कंसेप्ट है। ये नियर है, जो Clear? नियर वाली। ठीक है। अब आप इसको ध्यान रखना, क्योंकि इसके ऊपर कई सारे क्वेश्चंस हैं, इस कंसेप्ट के ऊपर कई सारे क्वेश्चंस हैं कि जो एक्सिस के नियर वाला पॉइंट होता है वहां पर हमेशा टेंशन फोर्स ज्यादा मिलेगी आपको, और एक्सिस से दूर जाने पर आपको टेंशन फोर्स की वैल्यू कम मिलेगी। इस पर एचसीवी में एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी है। तो इस कंसेप्ट, सर अगर ग्रेविटी होता तो वो डी रेडियस की जगह डी का कोई कंपोनेंट आता ना। हाँ, तब ये कोनिकल पेंडुलम बन जाता है एक्चुअली, तब ये सर और क्या अगर इसमें ओमेगा उल्टा लगता, मतलब उल्टी डायरेक्शन में लगता, तो उसमें एक्सेलरेशन बाहर की तरफ होता। नहीं 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 नहीं, सर्कुलर मोशन में सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन हमेशा सेंटर की तरफ होता है, उसका ओमेगा की डायरेक्शन से मतलब नहीं होता आपके। ओमेगा क्लॉकवाइज हो चाहे एंटी क्लॉकवाइज हो, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन मतलब टुवर्ड्स एक्सिस ऑलवेज। ओके और जी, तो जैसे पिछले एग्जांपल में हमने सिंपल पेंडुलम में टैंजेंशियल एक्सेलरेशन कंसीडर किया, तो कॉनिकल पेंडुलम के केसेस में क्यों नहीं करते थे? नहीं, ये हम नहीं कंसिडर कर रहे हैं, ये क्वेश्चन आपको बताएगा कि स्पीड कांस्टेंट है कि वेरिएबल है। मैं यहाँ पर जैसे मतलब मेंशन्ड होगा ना, राइट, बिल्कुल मेंशन होगा यहाँ पर, ये आपको लिखा हुआ नहीं है, बट ये लिखा क्वेश्चन में मेंशन होगा कि ओमेगा कांस्टेंट है, तो इसमें कोई टेंजेंशियल एक्सेलरेशन नहीं आएगा। जहाँ पर कांस्टेंट स्पीड से चल रहे हैं वहां पर टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होता ही नहीं है। या फिर सर ऐसा भी हो सकता है कि हमें किसी इंस्टेंट का ही ओमेगा दिया हो, इंस्टेंट पे निकाल सकते हैं हम टेंशन। तो फिर नहीं, तो अगर इंस्टेंट होगा तो फिर उस इंस्टेंट पर एक टेंजेंशियल एक्सेलरेशन भी चाहिए ना सर को। ये वह नहीं है कांस्टेंट ओमेगा वाले हैं। मैं आप कुछ वेट करो, अगले एग्जांपल्स का दिखाता हूँ आपको। जैसे एक ये एग्जांपल देखो, अब आपने इस क्वेश्चन में लिखा हुआ है, देखो ध्यान से, तो आप ये टेंशन ना लीजिए, क्वेश्चन में मेंशन होता है ये, है ना। आप लोग कई बार ये सोचते हो कि ये नहीं होगा तो क्या होगा। आप देखो क्वेश्चन में कांस्टेंट लिखा नहीं है इसमें, अ लूप ऑफ द सर्कुलर लूप ऑफ रोप रोटेट्स विद अ कांस्टेंट टेंजेंशियल वेलोसिटी लिखा हुआ है इसमें, ओमेगा कांस्टेंट है। तो इसका मतलब यहाँ कोई टेंजेंशियल एक्सेलरेशन नहीं है। यस। हाँ, अब आपको इस रोप की टेंशन फाइंड करने की, इस रोप में टेंशन फोर्स कितनी होगी। चलिए देखो, एक काम करो, सबसे पहले इसमें लॉजिक नंबर 1 पे आते हैं। लॉजिक नंबर 1 क्या कहता है आपसे कि जो आप न्यूटन लॉ पढ़ रहे हो, मैंने पहले भी बताया हुआ है कि अभी आप जिस न्यूटन लॉ को पढ़ रहे हो वो सिर्फ पार्टिकल्स के लिए है, ठीक है, बॉडीज के लिए नहीं है। मतलब जो भी आपका टॉपिक चल रहा है इसमें हमेशा आप बॉडीज की जगह पर उनको छोटा सा पार्टिकल मानते हो, क्योंकि बॉडीज के लिए न्यूटन लॉ जो थोड़ा डिफरेंट तरीके से आता है, वहां पर सेंटर ऑफ मास का कंसेप्ट यूज करना होता है हमें। क्या इस रिंग को आप पार्टिकल मान सकते हो, ये क्वेश्चन होता है इसके अंदर। क्या इस रिंग को इस न्यूमेरिकल के अंदर हम एक पार्टिकल की तरीके से ट्रीट कर सकते हैं? पार्टिकल मतलब जिसका साइज नेग्लिजिबल हो, है ना। नो मतलब, अच्छा नो अगर बोल रहे हैं तो क्यों, ये भी बताना पड़ेगा क्यों नहीं कर सकते इसको, क्योंकि यही इसका कंसेप्ट है। सोल्यूशन तो मैं दे दूंगा आपको, ठीक है, बट डायरेक्ट सोल्यूशन जाने से अच्छा है कि लॉजिक समझा जाए। आपको रिंग का रेडियस दिया हुआ है क्वेश्चन में। यस। तो जब रिंग का रेडियस है मतलब उसकी सरकमफ्रेंस है, उसका एक एरिया है, उसका साइज है, तो साइज है तो आप इसको पार्टिकल नहीं मान सकते आप यहाँ पर। और अगर हम पार्टिकल नहीं मान सकते तो हम न्यूटन लॉ इसके ऊपर डायरेक्ट नहीं लगा सकते, क्योंकि न्यूटन लॉ जो अभी आप पढ़ रहे हो वो पार्टिकल्स के लिए पढ़ाया जा रहा है आपको। पार्टिकल मतलब छोटे साइज की बॉडीज के लिए। तो दैट मीन्स फॉर द कंप्लीट रिंग न्यूटन लॉ cannot be applied in a simple way, and this is the reason why we will consider a small segment of this ring now. इस रिंग का आप एक छोटा सा पोर्शन कंसिडर करेंगे, एक छोटा सा पार्ट कंसिडर करेंगे, और उस छोटे से पार्ट के लिए हम
न्यूटन लॉ अप्लाई करेंगे अब यहाँ पर। कैसे करेंगे, ध्यान से देखिएगा कि एक छोटा सा पार्ट हम रिंग का कंसिडर करेंगे और ऐसा पार्ट जो अपने सेंटर पर कुछ थीटा एंगल बना रहा होगा। इनफैक्ट थीटा काफी स्मॉल एंगल होगा तो उसको मैं डेल्टा थीटा लिख रहा हूँ फिलहाल, बट डेल्टा थीटा टेंडिंग टू जीरो होगा, ये मान के चलिए। आप एक छोटा सा उसका टुकड़ा लो, डेल्टा थीटा टेंडिंग टू जीरो, और ये जो छोटा सा टुकड़ा हम ले रहे हैं जिसको हम रेड कलर से भी हाईलाइट कर रहेंगे, इसकी बात कर रहा हूँ, इसकी, इस छोटे से पोर्शन की जिसको हाईलाइट किया है मैंने, इस छोटे से पोर्शन का फ्री बॉडी डायग्राम बनाओगे आप। मतलब इस छोटे से पोर्शन पर फोर्सेस क्या लगेंगी वो दिखाएंगे। तो इस छोटे से पोर्शन पे फोर्स लगाएगा कौन, पहला क्वेश्चन तो ये है कि इसके ऊपर फोर्स कौन अप्लाई करेगा। तो देखिए मैं फिर कह रहा हूँ यार, मैं इसकी बात कर रहा हूँ जिसको मैं रेड कलर से मार्क कर रहा हूँ ना, मैं इस छोटे से सेगमेंट की बात कर रहा हूँ। इस छोटे से सेगमेंट पर मुझे फोर्सेस दिखानी है। तो ये छोटे से सेगमेंट पर जो बचा हुआ स्ट्रिंग है, अगर आप इसका नाम दे दें, इस छोटे से सेगमेंट को आप PQ नाम दे दो मान लो, तो जो सेगमेंट PQ है इसके अलावा जो रिमेनिंग स्ट्रिंग है, सेगमेंट PQ के अलावा जो बचा हुआ बड़ा सा पोर्शन आप देख रहे हो, रेस्ट ऑफ द रिंग, रेस्ट ऑफ द रोप, बची हुई रोप जो है, ये बची हुई रोप इस सेगमेंट PQ को अपनी अपनी तरफ पुल कर रहा होगा, बिकॉज टेंशन हमेशा एक पुलिंग फोर्स के थ्रू दिखाया जाता है। तो रेस्ट ऑफ द रोप पॉइंट Q को अपनी तरफ पुल करेगा और रेस्ट ऑफ द रोप पॉइंट P को अपनी तरफ पुल करेगा, और इन्हीं पुलिंग फोर्सेस को आप डिनोट करते हो बाय द टेंशन फोर्सेस कैपिटल T एंड कैपिटल T। पहला कंसेप्ट ये हुआ आपका कि इस सेगमेंट PQ पर, जो ये स्मॉल सेगमेंट PQ आप देख रहे हो, इस स्मॉल सेगमेंट PQ पर रेस्ट बची हुई रोप जो होगी, रिमेनिंग पोर्शन ऑफ द रोप, वो अपनी अपनी तरफ पुलिंग फोर्सेस अप्लाई करेंगे। उसी को आप यहाँ पर टेंशन फोर्स कहते हो। रीजन ये, टेंशन मतलब पुल बाय द स्प्रिंग, पुल, खींचेंगे उसको। ठीक है, बताओ अभी मैं पूछना सर है। हाँ सर, जो भी रीजन आपने बताया था कि हम लोग इस पूरे में न्यूटन लॉ क्यों नहीं लगा सकते, सर इसका बस स्टेटमेंट फिर बोल दीजिए। न्यूटन लॉ इसलिए नहीं लगा सकते कि न्यूटन लॉ बेसिकली डिफाइंड फॉर अ सिंगल पार्टिकल है, एंड सिंगल पार्टिकल मतलब समथिंग विच हैज वेरी स्मॉल साइज। द कंप्लीट रिंग हैज अ साइज ऑफ रेडियस 0.1 मीटर, स्मॉल साइज नहीं है वो। ठीक है सर। तो हमने क्या किया, रिंग में से एक छोटा सा टुकड़ा ले लिया और उस छोटे से टुकड़े को पार्टिकल मान लिया, मतलब PQ को पार्टिकल मान लिया हमने। अब हम बात करेंगे PQ की, मतलब PQ इज आवर पार्टिकल, जिसके लिए आप न्यूटन लॉ अप्लाई करेंगे PQ के लिए। तो ये PQ किस टाइप का मोशन कर रहा है, ये जो PQ पार्टिकल है ये किस टाइप का मोशन कर रहा है, तो पूरी रिंग सर्कुलर कर रहा है। तो इसका एक्सेलरेशन किधर होना चाहिए, PQ का एक्सेलरेशन वर्ड सेंटर। तो PQ की एक्सेलरेशन सेंटर की तरफ होनी चाहिए, जो कि सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होगी। तो हम इस PQ के लिए न्यूटन लॉ लगाएंगे, ध्यान रखना है। NLM आप अप्लाई करने जा रहे हो फॉर PQ, कैसे लगाएंगे सुनो। तो मास इस PQ वाले सेगमेंट का लेंगे और एक्सेलरेशन भी ऑफ PQ सेगमेंट होगा, मास इनटू एक्सेलरेशन ऑफ द PQ सेगमेंट एंड शुड बी इक्वल टू फोर्सेस ऑन द PQ सेगमेंट। ऐसे कर रहा हूं मैं। अब मास ऑफ PQ सेगमेंट आप यूनिटरी मेथड से निकालोगे कि पूरे रिंग का मास अगर आपने स्मॉल m डिफाइन कर रखा है 50 पाई ग्राम पूरे रिंग का मास, तो यूनिटरी मेथड फॉलो करिए और यूनिटरी मेथड से आप ये निकाल सकते हो कि PQ सेगमेंट का मास हो जाएगा m डिवाइडेड बाई 2 पाई मल्टीप्लाइड बाय डेल्टा थीटा। क्यों, क्योंकि कंप्लीट रिंग अपने सेंटर पे जो एंगल सबटेंड करता है, कंप्लीट रिंग का अपने सेंटर पे जो एंगल बनेगा वो 2 पाई का बनेगा। तो 2 पाई एंगल सबटेंड कर रहा है कंप्लीट रिंग, और उसके लिए मास अगर 50 पाई है, तो जो सेगमेंट डेल्टा थीटा एंगल सबटेंड कर रहा होगा उसके लिए भी आप मास कैलकुलेट करोगे बाय द यूनिटरी मेथड, कि अगर 2 पाई एंगल सबटेंड करने पर आपको m मास मिलता है, तो यूनिट एंगल सबटेंड करने पर आपको m डिवाइडेड बाई 2 पाई मास मिलेगा। तो थीटा एंगल सबटेंड करने पर आपको जो मास मिलेगा वो मिलेगा m डिवाइडेड बाई 2 पाई मल्टीप्लाइड बाय डेल्टा थीटा। ये यूनिटरी मेथड लगा रहे हो। तो इतना मास हो गया, और एक्सेलरेशन ऑफ PQ सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होगा, तो इसको लिखेंगे ओमेगा स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय r। अब फोर्सेस कौन से हैं इस PQ सेगमेंट पे, कौन से फोर्सेस हैं, तो जरा एक बार ध्यान से देखो। इस PQ सेगमेंट को मैं अलग से इसका डायग्राम दिखा रहा हूँ आपको, PQ सेगमेंट का डायग्राम थोड़ा सा अलग से करके दिखाते हैं। इस PQ सेगमेंट पर
इस तरफ टेंजेंट की तरफ एक फोर्स लग रहा है और इस तरफ एक फोर्स लग रहा है, ये दो फोर्सेस लग रही है टी और टी से, जिसको हम डिनोट कर रहे हैं। लेकिन उसका एक्सेलरेशन जो है वो ऐसे है, सेंटर की तरफ है, डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन टुवर्ड सेंटर है। तो इसकी आदत हमने डाल रखी है कि हम लोग लेफ्ट साइड पर उन्हीं फोर्सेस को लिखेंगे जो पैरेलल टू ए होंगे। और इस डायग्राम के हिसाब से फिलहाल दोनों टेंशंस पैरेलल टू ए तो नहीं आ रहे हैं, वो ए से कुछ एक्सेलरेशंस बना रहे हैं, कुछ एंगल बना रहे हैं यहाँ से। तो कितना एंगल बना रहे हैं वो देखना पड़ेगा। उसके लिए मुझे ये एंगल चाहिए होगा कि जो एक्सेलरेशन है उसकी पैरेलल लाइन के साथ, एक्सेलरेशन के पैरेलल लाइन के साथ टेंशन फोर्सेस कितने एंगल पर हैं। तो ये आप यहाँ फिगर, ओरिजिनल फिगर में जाओ एक बार फिर से, और ओरिजिनल फिगर में जरा ध्यान से देखना मैं क्या कर रहा हूँ। सेंटर से एक बाइसेक्टर लाइन बना रहे हैं, सेंटर से एक बाइसेक्टर लाइन जो PQ के मिड पॉइंट से जाएगी, और जहां पर टेंशन लग रहा है वहां से भी एक हॉरिजॉन्टल लाइन बनाओ। और आप प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेलल लाइन यूज कर सकते हो कि ये एंगल जो बन रहा है यहाँ पर और इसके ऑल्टरनेट का ये एंगल यूजिंग पैरेलल लाइन प्रॉपर्टीज बराबर मिल जाएंगे। तो इस हिसाब से ये एंगल बन जाएगा आपका डेल्टा थीटा डिवाइडेड बाय 2। टोटल एंगल अगर डेल्टा थीटा है, अगर ये टोटल एंगल यहाँ डेल्टा थीटा बन रहा और बाइसेक्टर लाइन बनाई है आपने, तो हाफ एंगल हो जाएगा डेल्टा थीटा बाई 2, और पैरेलल लाइन प्रॉपर्टी से ऑल्टरनेट एंगल के हिसाब से डेल्टा थीटा बाई 2 ये एंगल भी बन जाएगा। और इसके बगल में जो एंगल बन रहा है यहाँ पर, ये एंगल आप निकाल सकते हो। देव, हाँ अभी डेल्टा थीटा को 0 कर रहे हैं, डेल्टा थीटा टेंडिंग टू 0 है, सही है। देखिए तो एक मिनट बता रहे हैं, मतलब ये जो एंगल हम सर्च कर रहे थे, ये वाला एंगल, ये एंगल आपका प्रूफ हो रहा है 90 माइनस डेल्टा थीटा डिवाइडेड बाय 2। और इसके हिसाब से टेंशन का जो राइट साइड वाला कंपोनेंट आएगा इस तरफ, टेंशन का कंपोनेंट राइट साइड डायरेक्शन में और टेंशन का कंपोनेंट अप साइड डायरेक्शन में, अगर इसको रिजॉल्व किया जाए तो राइट साइड डायरेक्शन में टेंशन का कंपोनेंट आएगा टी साइन डेल्टा थीटा बाई 2, और वाई डायरेक्शन में इसका कंपोनेंट आएगा टी कॉस डेल्टा थीटा बाय 2। सिमिलरली नीचे वाली टेंशन फोर्स को रिजॉल्व करेंगे तो एक राइट साइड कंपोनेंट और एक डाउन साइड कंपोनेंट आएंगे। सेम सिमेट्री है तो यहाँ पर भी उतना ही आएगा, टी साइन डेल्टा थीटा बाई 2 और नीचे की तरफ टी कॉस डेल्टा थीटा बाय 2। तो अब इसमें से कौन सा फोर्स हमारी इस इक्वेशन में जाएगा, F इक्वल टू ma वाली इक्वेशन में हम कौन से फोर्स को इंक्लूड कर देंगे और कौन से फोर्सेस को एक्सक्लूड करेंगे यहाँ पर। तो सेंटीमीटर एक्सेलरेशन के पैरेलल में, तो AC के पैरेलल टेंशन का कौन सा कंपोनेंट आ रहा है इस AC के पैरेलल में, पैरेलल टू AC, और ये दो आ रहे हैं, एक पॉइंट P वाले साइड से भी आ रहा है और पॉइंट Q वाले साइड से भी आ रहा है। तो यस तो टोटल ये 2t साइन डेल्टा थीटा डिवाइडेड बाय 2 ये बनेगा टोटल फोर्स। F इज टू मास इंटू एक्सेलरेशन लिख रहे हो आप, फोर्स बराबर मास इंटू एक्सेलरेशन। अब यहाँ पर आप एक मैथ का ना प्रॉपर्टी होता है, वो शायद पहले डिस्कस हुआ है आपसे। मैथ में एक प्रॉपर्टी ये होती है कि जब डेल्टा थीटा की वैल्यू 0 को टेंड करने लगे, मतलब स्मॉल होने लगे, तो वहां पर एक रूल ये होता है कि साइन ऑफ डेल्टा थीटा को रिप्लेस करके आप क्या कर सकते हो, जस्ट डेल्टा थीटा, जिसको लिमिट्स कहा जाता है, कि अगर डेल्टा थीटा की वैल्यू काफी छोटी हो तो साइन डेल्टा थीटा लगभग डेल्टा थीटा के बराबर बन जाता है। और ये आपको लिमिट वाले चैप्टर में मिल जाएगा अगर आपने कभी पढ़ा हो बेसिक मैथ में, या वैसे भी ये पहले डिस्कस हो चुका है मेरे से। वैसे ये चीज नहीं बताई गई है बच्चा, डिस्कस है, ये डिस्कस किया है हमने, मुझे याद है किसी एक लेक्चर में डिस्कस किया था, प्रूफ भी किया था। हाँ विज्ञान, वो सर्किल बना करके, टेंजेंट बना करके, मैंने याद है किसी पुराने लेक्चर में प्रूफ है ये। एनीवे अभी आप इसको तो नहीं करेंगे डिस्कस, पे टाइम लग जाएगा। फिलहाल डेल्टा थीटा अगर टेंडिंग टू 0 तो साइन ऑफ डेल्टा थीटा को डेल्टा थीटा कर दीजिए। और लेफ्ट साइड पर क्या होगा, अब लेफ्ट साइड जो इक्वेशन की लेफ्ट साइड है वो हम रिड्यूस कर देंगे, वो हो जाएगी 2t, वहां से साइन हट जाएगा, सिर्फ डेल्टा थीटा बाई 2 बचेगा, और इक्वल टू राइट साइड पर m डिवाइडेड बाई 2 पाई डेल्टा थीटा एंड देन ओमेगा स्क्वायर r। तो डेल्टा थीटा राइट हैंड साइड पर और डेल्टा थीटा लेफ्ट हैंड साइड पर आप कैंसिल आउट कर सकते हो, 2 और 2 को कैंसिल कर दीजिए और कैपिटल T की वैल्यू यहाँ से सिंप्लीफाई हो जाती है, m ओमेगा स्क्वायर कैपिटल R डिवाइडेड बाय 2 पाई। अब आप इसके अंदर न्यूमेरिकल वैल्यूज एंटर कर दो, न्यूमेरिकल वैल्यूज में मास की जगह लिख दो 50 पाई ग्राम है, वो 50 पाई ग्राम्स, तो उसको किलोग्राम में कन्वर्ट करेंगे, 50 पाई ग्राम को 50 पाई किलोग्राम में कन्वर्ट करेंगे। ये जो 6 मीटर पर सेकंड टेंजेंशियल वेलोसिटी है ये r इंटू ओमेगा होगा, यहाँ से आपको ओमेगा की वैल्यू मिल जाएगी क्योंकि रेडियस यहाँ पर 0.1 मीटर ऑलरेडी दिया हुआ है।
तो रेडियस गिवन है 0.1 मीटर, v दे रखा है, लीनियर वेलोसिटी दे रखी है, v इक्वल टू आर ओमेगा से आप ओमेगा भी कैलकुलेट कर सकते हो। तो अब आप मास दिया हुआ है न्यूमेरिकल में, ओमेगा कैलकुलेट कर लेंगे, रेडियस गिवन है, और ये फाइनली आप इसका आंसर बता देना कि कितना टेंशन फोर्स आएगा। सब कुछ कैलकुलेट करने के बाद, लेकिन यूनिट्स का ध्यान देना है, सेंटीमीटर वगैरह का थोड़ा सा केयर करिएगा। मासेस ग्राम में दे रखे हैं, उसको किलोग्राम में कन्वर्ट करेंगे। ये सर ये जो साइन डेल्टा थीटा इक्वल टू डेल्टा थीटा है सर, ये कॉस के साथ नहीं होता ना सर? नहीं, कॉस में 1 होता है। अगर डेल्टा थीटा टेंडिंग टू 0 हो तो कॉस डेल्टा थीटा 1 के बराबर आता है। अच्छा सर, ठीक सर। ठीक है, तो देखना इसको आप, ये एक बड़ा अजीब सा क्वेश्चन है, बट लॉजिक ये समझा रहा हूँ कि इसमें छोटे सेगमेंट की नीड कैसे पड़ी हमको। छोटे सेगमेंट की नीड इसलिए पड़ रही है क्योंकि न्यूटन लॉ पूरे रिंग के लिए हम लगा ही नहीं सकते, तो छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड करके और एक स्मॉल पोर्शन पे न्यूटन लॉ को आप अप्लाई करोगे। ऐसा ही एक क्वेश्चन और है, देखो वो मेरे ख्याल से आगे चला गया वो क्वेश्चन, शायद या स्किप हो गया वो क्वेश्चन। एक क्वेश्चन और था, ठीक है, वो मैं डिस्कस कर लेता हूँ यहीं पर। वो क्वेश्चन ऐसा है बच्चा कि एक रिंग रोप है, काफी ऐसे करके आप एक रोप मान लें, और ये रोप रोटेट कर रही है। तो कलर चेंज कर दे इसका, आप रोप ऐसे मान लो कि ये एक रोप है, और इस रोप को क्या किया जा रहा है, इसकी एक एक्सिस के अबाउट रोटेट किया जा रहा है। एक्सिस मान लो लेफ्ट साइड पर है, और इस रोप को उस एक्सिस के अबाउट ओमेगा वेलोसिटी से रोटेट कर रहे हैं। मतलब जो ग्रीन कलर से आप देख रहे हो ना, ग्रीन कलर से, वो एक रोप है। उस रोप का मास गिवन है आपको m, उस रोप का l गिवन है, और यूनिफॉर्म रोप है, ये मान के चलोगे एक जैसा रोप होगा, कहीं पर मोटा पतला नहीं है, सब जगह एक जैसी रोप है। और ये पूरी रोप ओमेगा वेलोसिटी से किसी एक्सिस के अबाउट रोटेट हो रही है, सर्कुलर मोशन कर रही है वो पूरी रोप उसके अबाउट। और ग्रेविटी को नेग्लेक्ट करना है यहाँ पर आपको, g इक्वल टू 0 मान के चलना है। और क्वेश्चन ये पूछ रहे हैं आपसे कि ये जो रोप है इसमें किसी जनरलाइज पॉइंट पर, मतलब ये जो एक्सिस है इससे मान लो x डिस्टेंस फॉरवर्ड जाए, तो यहाँ पर टेंशन फोर्स की क्या वैल्यू होगी, ये क्वेश्चन है आपका कि इस रोटेटिंग रोप के अंदर टेंशन फोर्स कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो देखिए इन केसेस में प्रॉब्लम क्या होती है, जहां पर रोप रोटेट करे, पिछले एग्जांपल में भी यही था और इस एग्जांपल में भी यही है। पिछले वाले एग्जांपल में भी रोप को रोटेट किया गया है, बट रोप को पहले सर्कुलर फॉर्म दिया गया, रस्सी को पहले रिंग बनाया गया और रिंग बना करके रोटेट करा रहे हैं। और इसमें रोप स्ट्रेट है, सीधी रोप है, और उसके बाद रोटेट कर रही है, बट दोनों में कॉमन चीज है कि रोप रोटेट कर रही है। डायरेक्ट आप न्यूटन लॉ कभी नहीं लगा पाओगे इन केसेस में। इन केसेस में आपको रोप का एक स्मॉल सेगमेंट लेना ही पड़ेगा। जी हाँ विज्ञान बच्चे, इसमें इन क्वेश्चंस में लॉजिक समझ लो आप। इन क्वेश्चंस में आपको जो रोप दी जाएगी ना, उस रोप का एक सेगमेंट मानना पड़ेगा, उस रोप का एक छोटा सा पोर्शन मानना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पर भी वो काम कर रहा हूँ, ध्यान से सुन देखना आप। मैं क्या करने जा रहा हूँ, इस रोप पर इसका एक स्मॉल पोर्शन कंसिडर करेंगे, रोप का एक स्मॉल पोर्शन, और मान लेते हैं कि रोप का ये स्मॉल पोर्शन dx डिस्टेंस पे है, रोप का ये स्मॉल पोर्शन dx लेंथ का है। कैलकुलस यूज कर ले, अगर आपको dx में कंफ्यूजन है तो मैं डेल्टा भी यूज कर सकता हूँ, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, बट अल्टीमेटली कैलकुलस आनी ही है इसमें, तो dx ही रखा जाए, ज्यादा बेटर है। तो मैंने क्या किया, इस रोप का एक dx पोर्शन माना, और अब इस dx पोर्शन पे क्या क्या फोर्सेस लगेंगे आप उनको कंसिडर करो। इस पोर्शन पे क्या फोर्स लगेगा, तो जो हमने स्मॉल सेगमेंट ब्लैक कलर से दिखाया है, इस सेगमेंट पर बची हुई रस्सी, मतलब इस ब्लैक वाले पोर्शन के अलावा जो बाकी का ग्रीन पोर्शन आप देख रहे हो, रिमेनिंग ग्रीन पोर्शन, वो रिमेनिंग ग्रीन पोर्शन क्या करेगा, इस ब्लैक वाले पोर्शन को अपनी तरफ पुल करेगा, और उस पुल को आप टेंशन से रिप्रेजेंट करोगे। जो ये स्मॉल सेगमेंट कंसिडर किया है बाय द ब्लैक कलर, जिसको dx कह रहे हो, उस स्मॉल सेगमेंट dx वाले को रेस्ट रिमेनिंग ग्रीन पोर्शंस अपनी अपनी तरफ पुल करेंगे, जिनको कि हम टेंशन फोर्स से रिप्रेजेंट करेंगे। बट ये टेंशन फोर्सेस बराबर नहीं होंगी, इस बात का ध्यान रखना है। मैंने इसीलिए कहा था कि एक प्रीवियस एग्जांपल देखो कि जब आप रोटेशन में चलते हो, इस एग्जांपल को, कि जो स्ट्रिंग एक्सिस के ज्यादा क्लोज होगी वहां पर टेंशन फोर्स ज्यादा होगा, और जो स्ट्रिंग एक्सिस के दूर होगी वहां पर टेंशन फोर्स की वैल्यू कम होती जाएगी। मतलब कि
इस पूरे रूप में यूनिफॉर्म टेंशन फोर्स आपको नहीं मिलेगा। एक्सिस के पास मैक्सिमम टेंशन फोर्स मिलेगा आपको, और एक्सिस से दूर जाते जाते मिनिमम टेंशन फोर्स आपको मिलेगा। यानी कि जैसे जैसे आप एक्सिस से दूर जाओगे, इस स्ट्रिंग की जो टेंशन फोर्स होगी वो रिड्यूस कर रही होगी। और इस कंसेप्ट को समझने के लिए ये एग्जांपल आप फॉलो करें। इसीलिए मैंने कहा था कि ये कंसेप्चुअल एग्जांपल है कि जैसे जैसे आप अवे फ्रॉम एक्सिस जाओगे, स्ट्रिंग की टेंशन फोर्सेस कम होती चली जाएंगी, मैक्सिमम एक्सिस पर, और मिनिमम जितना ज्यादा आप एक्सिस से दूर चले जाओगे उतना। अब तो इसका मतलब अगर टेंशन फोर्स वेरिएबल क्वांटिटी है इस क्वेश्चन में, तो ये जो छोटा सा टुकड़ा हमने कंसिडर किया है dx पोर्शन का, इसके लेफ्ट साइड और राइट साइड पर आप सेम टेंशन फोर्स दिखाओगे या फिर अलग अलग टेंशन फोर्स दिखाना पड़ेगा? जब ये कंक्लूड हो चुका है, अलग अलग दिखाएंगे, बिकॉज ये तो कंक्लूड कर दिया कि जितना आप लेफ्ट साइड होगे टेंशन फोर्स ज्यादा होगी, राइट साइड टेंशन फोर्स कम होगी। तो इस dx के लेफ्ट साइड पर टेंशन फोर्स अगर आप t दिखाते हो, तो dx के राइट साइड पर टेंशन फोर्स को हम t प्लस dt दिखाएंगे। एक तरफ t दिखाएंगे और एक तरफ t प्लस dt। अब यहाँ पर डाउट आ सकता है कि t प्लस dt क्यों दिखा रहे हैं, क्योंकि राइट साइड टेंशन फोर्स रिड्यूस हो रहा है, तो t प्लस dt क्यों दिखा रहे बैलेंस हैं? करने के लिए। नहीं, बैलेंस नहीं, ये इस हमने t प्लस dt जरूर लिखा है, लेकिन मैं आपसे कह रहा हूँ कि जो dt है वो एक नेगेटिव वैल्यू है। जो dt है दैट इज अ नेगेटिव वैल्यू। ये हमारा कैलकुलस का कन्वेंशन होता है कि हम जब पॉजिटिव साइड पे बढ़ते हैं तो हम प्लस dt करके दिखाते हैं। मतलब एक कैलकुलस का कन्वेंशन ये होता है कि अगर आप एक डिस्टेंस को x मान लें, तो जब आप उससे और आगे बढ़ जाएंगे तो टोटल डिस्टेंस को आप हमेशा इन कन्वेंशन x प्लस dx मानेंगे। ये अलग बात है कि dx आपका पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा, बट ये रूल है। तो एक तरफ हमने t दिखाया है, एक तरफ t प्लस dt दिखाया है। अब ये जो dx सेगमेंट है ये उस एक्सिस के अबाउट रिवॉल्व कर रहा होगा। ये dx सेगमेंट उस एक्सिस के अबाउट सर्किल में रिवॉल्व करेगा, और अगर ये सर्किल में रिवॉल्व करेगा एक्सिस के अबाउट, तो इसके पास एक सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन होगी जो टुवर्ड्स सेंटर होगी, सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन। और अब हम इसकी न्यूटन लॉ की इक्वेशन लिखेंगे, बट उसके लिए मुझे ये कैलकुलेट करना पड़ेगा कि इस dx सेगमेंट का मास कितना होगा, dx लेंथ में कितना मास आएगा, और वो यहाँ से कैलकुलेट करोगे आप। टोटल लेंथ के लिए अगर आपको m मास दिया जा रहा है कि टोटल लेंथ l पर मास m है, तो अगेन यूनिटरी मेथड फॉलो करते हुए ये पता लगा सकते हो कि dx m by l dx बाय द यूनिटरी मेथड, मास हो गया मल्टीप्लाइड बाय एक्सेलरेशन। मास इनटू एक्सेलरेशन शुड बी इक्वल टू फोर्सेस, F इक्वल टू ma लगा रहे हो, लेकिन मास सिर्फ dx पोर्शन का कंसीडर कर रहे हैं क्योंकि हम न्यूटन लॉ dx पोर्शन पे लगा रहे हैं। अब एक्सेलरेशन को हम रिप्लेस कर देंगे, क्योंकि सेंट्रिपिटल है तो इसको रिप्लेस करके आप ओमेगा स्क्वायर इंटू रेडियस कर सकते हो, और यहाँ पर रेडियस कितना होगा, तो ये dx सेगमेंट कितने रेडियस में रिवॉल्व कर रहा है ये देख लो आप, है ना। तो dx सेगमेंट जो हमने चूज किया है वो एक्सिस से कितनी दूर लेकर के गया है, जो dx है उसका डिस्टेंस अगर आप देखो तो ये एक्सिस से x डिस्टेंस आगे है, इसका मतलब कि ये x रेडियस में रिवॉल्व कर रहा होगा। तो रेडियस इसके लिए ओमेगा स्क्वायर x हो गया, और लेफ्ट साइड पर फोर्स, लेफ्ट साइड पर फोर्स, फोर्स की जगह पर क्या लिखेंगे, तो वो फोर्सेस जो एक्सेलरेशन के पैरेलल हैं। डायग्राम पर बहुत ध्यान से देखिएगा, AC के पैरेलल यानी AC की सेम डायरेक्शन में जो फोर्स है वो T है, और AC के अपोजिट डायरेक्शन में जो फोर्स है वो T प्लस dt है। तो ये बनेगी इक्वेशन, यानी इसको सिंप्लीफाई करके आपकी इक्वेशन बनेगी माइनस ऑफ dt इक्वल टू m बाई l ओमेगा स्क्वायर, और यहाँ पर x मल्टीप्लाइड बाय dx, ये इक्वेशन बनेगी आपकी। अब इसके आगे ना इंटीग्रेशन का पार्ट आएगा यार, इसके आगे कैलकुलस है, थोड़ी सी इंटीग्रेशन का पोर्शन होगा, तो हम दोनों तरफ अब इंटीग्रेशंस करेंगे। और जो कांस्टेंट्स होते हैं वो इंटीग्रेशन साइन से बाहर चलते हैं। ये बेसिक आपको प्रॉपर्टीज ऑफ इंटीग्रेशन में बताया गया होगा 100% कि तो x और dx को इंटीग्रेशन साइन के अंदर रखना है, dt को इंटीग्रेशन में रखना है, m l ओमेगा स्क्वायर को बाहर रखना है। लिमिट्स कैसे लगाते हैं इंटीग्रेशन में, एक लिमिट्स का भी गेम आता है यार, यहाँ पर फंसोगे आप, ठीक है। अच्छा, अगर मेरे ख्याल से बेसिक मैथ आप लोगों ने पढ़ी हुई है
तो अगर हम बिना लिमिट के इंटीग्रेट करते हैं तो फिर उसमें क्या करना चाहिए आपको, मतलब अगर हम बिना लिमिट के इंटीग्रेट करें तो सर एक टी ऐड करना टी ऐड हो जाएगा। चलिए कांस्टेंट ऐड करना। तो वही काम करते हैं। देखो लेफ्ट साइड पर आ गया -t, राइट साइड पर हो गया m/l ओमेगा स्क्वायर, और x dx को जब इंटीग्रेट करेंगे ना तो ये आप ध्यान करो, ये आएगा x स्क्वायर x डिवाइडेड by बाय 2 प्लस कुछ कांस्टेंट, क्योंकि इनडेफिनिट इंटीग्रेशन कहते हो आप इसको, बिना लिमिट के। अब कांस्टेंट निकालेंगे कैसे, क्योंकि ना इनडेफिनिट इंटीग्रेशन किया है तो कांस्टेंट की वैल्यू भी निकालनी पड़ेगी आपको। तो कांस्टेंट की वैल्यू कैसे निकालेंगे, ध्यान से सुनिएगा। टेंशन एक पुलिंग फोर्स है, टेंशन एक पुलिंग फोर्स है और एक कांटेक्ट फोर्स भी है। ये बताइए जो इस रोप का राइट मोस्ट एंड है, सबसे बाहर वाला एंड, राइट वाला, जहां पर मिनिमम टेंशन है, मतलब जो रोप का बिल्कुल लास्ट पॉइंट आएगा, सबसे आखिरी वाला पॉइंट, इसके आगे क्या है, मतलब इस लास्ट पॉइंट के आगे क्या मिलेगा आपको? क्या उसके आगे कोई रस्सी वगैरह है जहां पर रस्सी खत्म हो नो गई है? नो सर। नो सर। तो वहां पर कौन पुल करेगा उसको, मतलब रोप के राइट वाले एंड को कौन खींचेगा? क्योंकि टेंशन फोर्स किसी भी रोप में तभी आएगी जब कोई उस रोप को जाकर के पुल करे, और इस रोप के राइट मोस्ट एंड पर रस्सी खत्म हो जा रही है, उसके आगे कोई रस्सी नहीं है। तो जहां रस्सी खत्म हो जाएगी उसके आगे कोई रस्सी नहीं है, तो कोई पुल नहीं होगा वहां पर, और जब कोई पुल नहीं होगा तो आप ये कहोगे कि लास्ट वाले पॉइंट पर जाकर के टेंशन फोर्स की वैल्यू 0 के बराबर हो जाएगी। ये कंसेप्ट पॉइंट है, ध्यान दीजिए। हाँ जी विज्ञान, यही पॉइंट है जो स्ट्राइक नहीं करता जनरली, या फिर आप थोड़ा सा समझने में डाइजेस्ट नहीं होता ये, कि ऐसा क्यों कहा जा रहा है कि लास्ट पॉइंट पर टेंशन फोर्स 0 होगी। और ये हम पहले ही बता चुके हैं हाँ, कि जो भी रस्सी का फ्री एंड होता है, जहां पर रस्सी का फ्री एंड होता है यानी जहां कुछ नहीं होता, वहां पर हमेशा टेंशन फोर्स 0 करेंगे। तो इसी पॉइंट से हम कांस्टेंट निकालेंगे, इसी फैक्ट से आप कांस्टेंट की वैल्यू निकालोगे। जो लास्ट वाला पॉइंट होगा उसके लिए आपको ये x की वैल्यू किसके बराबर करनी पड़ेगी, मतलब x बेसिकली डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस है, तो लास्ट पॉइंट पर जाने के लिए आप x की वैल्यू को किसके बराबर करेंगे ताकि आपका लास्ट वाला पॉइंट आ जाए? तो x इक्वल टू एल, मतलब लास्ट पॉइंट, तो वहां पर टेंशन फोर्स की वैल्यू 0 होनी चाहिए। अब आप इस इक्वेशन में कर दो -0 इक्वल टू m/l ओमेगा स्क्वायर, और x की जगह पर l और प्लस कांस्टेंट। तो इससे आप पता लगाओ पहले तो कांस्टेंट की वैल्यू क्या बनेगी। तो इससे जब आप पता लगाओगे तो कांस्टेंट की वैल्यू इससे मिल करके आएगी आपको m ओमेगा स्क्वायर l डिवाइडेड बाय 2, ये इसके कांस्टेंट की वैल्यू आएगी। तो कांस्टेंट नेगेटिव नहीं होगा? नहीं, कांस्टेंट के बिना क्वेश्चन आएगा ही नहीं। अब आपको क्या करना पड़ेगा? हाँ तो नेगेटिव नहीं होगा? नेगेटिव नहीं होगा। तो नेगेटिव हाँ माइनस, सॉरी माइनस हाँ माइनस होगा, सॉरी। हाँ अब इस कांस्टेंट को वापस यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करोगे तो फाइनली आपके टेंशन की जो वैल्यू बनेगी वो ये बनेगी m ओमेगा स्क्वायर, ठीक है ना। जो फाइनल वैल्यू बनेगी वो देखो क्या बनती है, कांस्टेंट की वैल्यू पुट करेंगे वहां पर तो ये बनेगा m ओमेगा स्क्वायर l डिवाइडेड बाय 2 एंड माइनस m ओमेगा स्क्वायर x स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2l, बेसिकली ये बन जाएगा आपका आंसर। हाँ मेरे ख्याल से सही है ये चीज। हाँ तो ये इसका आंसर बनेगा, ये फाइनल रिजल्ट है टेंशन फोर्स की वैल्यू का। बस ये कंसेप्ट ध्यान में रख लो कि जितने भी रोटेटिंग रोप आएंगी या रोटेटिंग चेन आती है, रोटेटिंग रोप, रोटेटिंग चेन, रोटेटिंग स्ट्रिंग, इस तरीके के जो क्वेश्चंस होते हैं इनको करने के लिए आपको उसका एक छोटा सा सेगमेंट मानना पड़ेगा। अच्छा अब आपके मन में डाउट आता है कि यहाँ पर हमने दोनों तरफ का टेंशन बराबर क्यों लिया हुआ है? हमने PQ के सेगमेंट पर PQ के दोनों तरफ सेम टेंशन दिखाया है, लेकिन इस बराबर नहीं भी लेते तो वो इक्वेशन से आ जाता बराबर, इक्वेशन से आ जाता है या फिर लॉजिक है उसका। यहाँ पर क्यों? देखिए हमने क्या कहा था कि आप एक्सिस के जितना नियर जाओगे टेंशन ज्यादा होगी और एक्सिस के जितना दूर जाओगे टेंशन कम होगी। पिछले क्वेश्चन में तो वहाँ इक्वली डिस्टेंट है वो। हाँ एक्सिस सेंटर से सारे पॉइंट बराबर डिस्टेंस पे हैं। सेंटर से P पॉइंट का डिस्टेंस और सेंटर से Q पॉइंट का डिस्टेंस सेम है। इस तो सिमेट्री की वजह से दोनों तरफ सेम टेंशन फोर्स दिखाई गई है। लेकिन इस क्वेश्चन में जो ये सेगमेंट आपने लिया है इसको अगर आप P और Q से डिनोट करो तो इसका P वाला पॉइंट सेंटर के ज्यादा क्लोज है और Q वाला पॉइंट सेंटर से दूर है, इसलिए P और Q पर अलग अलग टेंशन फोर्स दिखाई गई है आपको। मतलब ये सब कुछ लॉजिकल होता है, ऐसा नहीं होता कि हम अपने हिसाब से कोई भी चीज लिखेंगे। बट ये कैलकुलस बेस्ड क्वेश्चन है तो इसको एक बार देखिएगा।
नेक्स्ट, ब्लॉक ऑन द टर्न टेबल। अब इस पर आइए। इस क्वेश्चन में ये कहा जा रहा है, इसमें ये गिवन है दैट ब्लॉक इज एट रेस्ट। ये क्वेश्चन में दिया जा रहा है ब्लॉक इज एट रेस्ट ऑन द टेबल। ये मेंशन्ड है क्वेश्चन में, दिया गया आपको कि ब्लॉक टेबल पर रेस्ट पे है और ये रफ सरफेस है। इसका कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू भी दिया है और म्यू फाइंड आउट करना है मेरे को कितना होगा, और इसके अंदर एक ओमेगा है और वो ओमेगा कांस्टेंट है। ओमेगा कांस्टेंट है, ये सब कुछ दे रखा है कि ओमेगा कांस्टेंट है, म्यू निकालना है। ये ब्लॉक है जिसका मास m दे रखा है, सेंटर से r डिस्टेंस पर है, ठीक है। म्यू की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे, ये क्वेश्चन आ गया अब आपका। अब सुनिएगा मैं क्या करने जा रहा हूँ। अब हम क्या करेंगे, हम अपने ऑब्जर्वर को टेबल पर बिठाएंगे, मतलब अपना ऑब्जर्वर हमने टेबल के ऊपर रखा, ऑन द टेबल। यानी हमने कौन सा फ्रेम चूज किया यहाँ पर, ग्राउंड फ्रेम चूज किया है, लीनियरली एक्सेलरेटेड फ्रेम चूज किया है, या रोटेटिंग फ्रेम। तो हमने रोटेटिंग फ्रेम यूज कर लिया। अब रोटेटिंग फ्रेम यूज किया है तो हमें फोर्सेस बहुत केयरफुली दिखाने पड़ेंगे, क्योंकि हमारी जो थ्योरी है, तो थ्योरी में सबसे पहले अगर हम वापस चलें एक बार फिर से उस पेज पे जो आपके लिए है, इसको आप अलग से प्रिंट आउट लेकर रख लेना। तो पहले आप रियल फोर्सेस दिखा दें, और जब आपका रोटेटिंग फ्रेम आ जाएगा तो ध्यान दीजिएगा आपको इन 3 फोर्सेस को भी दिखाना पड़ेगा। तो पहले हम रियल फोर्स दिखाते हैं, वापस इनके पास आएंगे। देखिए, रियल फोर्स के नाम पर जब दिखाओगे तो रियल फोर्स के नाम पर इसके ऊपर आप एक नॉर्मल रिएक्शन फोर्स दिखाएंगे टेबल से ऊपर की तरफ, और एक ग्रेविटी की फोर्स जो नीचे की तरफ आएगी टेबल से नीचे की तरफ। ये दो तो रियल फोर्स हो गए। फ्रिक्शन भी रियल फोर्स होगा, लेकिन फ्रिक्शन को अभी हम दिखा नहीं रहे, तो नॉर्मल mg और फ्रिक्शन बचा है अभी, है ना। फ्रिक्शन को भी दिखाएंगे, बट उसके अलावा बिफोर फ्रिक्शन अगर हम इस पे चले तो और कौन कौन सी फोर्सेस आएंगी, इसको देखो। कितने फोर्सेस हैं देखिए रोटेटिंग फ्रेम में। एक टेंजेंशियल स्यूडो फोर्स, लेकिन उसमें अल्फा इन्वॉल्व है। कोरियलिस फोर्स में m2 ओमेगा इंटू वी आर इन्वॉल्व है। वी आर का मतलब क्या होता है, वी आर का मतलब हुआ है वेलोसिटी ऑफ द मास। नहीं, ध्यान से पढ़ो। वेलोसिटी ऑफ मास रिलेटिव टू द रोटेटिंग फ्रेम। ध्यान से सुनिएगा। रोटेटिंग फ्रेम में 3 वर्चुअल फोर्सेस हैं। अब सुनना इसको यहाँ पर, अब सुनिएगा इसमें से टोटल 3 वर्चुअल फोर्सेस हैं यहाँ पर, -m अल्फा क्रॉस r, -m ओमेगा क्रॉस r, और -m2 ओमेगा क्रॉस वी आर। वी आर का मतलब वेलोसिटी ऑफ मास रिलेटिव टू द रोटेटिंग फ्रेम। सर अल्फा 0 है यहाँ पे क्योंकि कांस्टेंट है ओमेगा। हाँ, तो पहली बात बिल्कुल सही कि ओमेगा कांस्टेंट, तो इसका मतलब अल्फा हो गया 0। उसके अलावा इस टेबल के ऊपर क्या ये मास कोई मोशन कर रहा है, क्या इस m का टेबल के ऊपर कोई मोशन हो रहा है? नहीं सर। ब्लॉक इज एट रेस्ट ऑन द टेबल, तो इसका मतलब टेबल के रिलेटिव टू द टेबल ब्लॉक इज एट रेस्ट, वी आर 0 है। अब आप वापस उस थ्योरी पर आओ, तो इसमें 2 फैक्टर 0 हो गए। टेंजेंशियल स्यूडो फोर्स 0 हो गया क्योंकि अल्फा 0 है। कोरियलिस फोर्स 0 हो गया क्योंकि उस ब्लॉक में टेबल के रिस्पेक्ट में कोई वेलोसिटी नहीं है, वो टेबल पर रेस्ट पर है। तो सिर्फ कौन सा फोर्स दिखाना होगा आपको यहाँ पर इस पर्टिकुलर एग्जांपल में? सिर्फ कौन सा? सेंट्रीफ्यूगल। तो सिर्फ एक फोर्स दिखाएंगे इसमें। रीजनिंग स्ट्रांग होनी चाहिए, और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्योंकि पहले डिस्कस हो चुका है हमारा, तो वो हम डायरेक्ट दिखा रहे हैं। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स हमेशा आप एक्सिस से बाहर की तरफ दिखाते हो, सर्किल के एक्सिस से बाहर की तरफ, और उसको दिखाते हो m ओमेगा स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय जो उसका रेडियस r है। सेंट्रीफ्यूगल ऑलवेज अवे फ्रॉम द एक्सिस। और अब बचा आपके पास कौन सा फोर्स? फ्रिक्शन फोर्स। अब आप खुद सोच सकते हो कि फ्रिक्शन फोर्स कहाँ होना चाहिए, किस तरफ? फ्रिक्शन फोर्स हमेशा नॉर्मल के परपेंडिकुलर होता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो फ्रिक्शन फोर्स आप किस तरफ दिखाओगे ताकि ये बॉडी रेस्ट पे आए? ऑपोजिट ऑफ सेंट्रीफ्यूगल। इसीलिए फ्रिक्शन को मैंने लास्ट में रोका था कि कंफ्यूजन का कोई पॉइंट हमने रखना ही नहीं है। फ्रिक्शन हमेशा, फ्रिक्शन इस न्यूमेरिकल में अंदर की तरफ आएगा, इसलिए अंदर की तरफ आएगा क्योंकि अगर आप फ्रिक्शन को किसी और डायरेक्शन में दिखाएंगे तो फोर्सेस बैलेंस नहीं हो पाएंगी। और फोर्सेस बैलेंस करने क्यों है मेरे को? फोर्सेस क्यों बैलेंस कर रहे हैं? क्योंकि क्वेश्चन कह रहा है कि ब्लॉक इज एट रेस्ट। तो न्यूटन लॉ कहता है कि रेस्ट पे है तो आप फोर्सेस को बैलेंस करिए। तो हम फोर्सेस को बैलेंस करेंगे तो फ्रिक्शन की वैल्यू बराबर हो जाएगी m ओमेगा स्क्वायर r के, और नॉर्मल की वैल्यू हो जाएगी m इंटू जी के। और क्योंकि आपने एक स्टेशनरी बॉडी के ऊपर फ्रिक्शन लगाया हुआ है, फ्रिक्शन ऑन द स्टेशनरी बॉडी, तो ये स्टैटिक फ्रिक्शन होना चाहिए, क्योंकि स्टेशनरी बॉडी के ऊपर जब भी फ्रिक्शन दिखाते हो ये
स्टैटिक होगा, और अगर ये स्टैटिक होगा तो इसकी मिनिमम वैल्यू 0 होगी और मैक्सिमम वैल्यू म्यू मल्टीप्लाइड बाय नॉर्मल। तो 0 से मोर देन फ्रिक्शन की जगह रख दोगे आप m ओमेगा स्क्वायर r, लेस देन म्यू नॉर्मल की जगह m इंटू जी, और इससे आप प्रूव कर सकते हो कि म्यू शुड बी मोर देन और इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर r डिवाइडेड बाय जी। ये तो म्यू की एक मिनिमम वैल्यू आ रही है, मैक्सिमम वैल्यू उसकी इनफाइनाइट हो सकती है, बट इनफाइनाइट तक जाता नहीं है। सो मिनिमम वैल्यू ऑफ म्यू शुड बी ओमेगा स्क्वायर r डिवाइडेड बाय जी। तो डाउट हो तो पूछ लो अभी, मैं अब धीरे धीरे इसके क्वेश्चंस पे आ रहा हूँ, सेंट्रीफ्यूगल वाले क्वेश्चंस की तरफ आने जा रहे हैं। ठीक है ये पॉइंट? सर हम्म, सर अगर ये ब्लॉक मूव कर रहा होता तब? कराएंगे ना, अभी आगे चल रहा, आगे है, मोशन है उसका। ओके सर। मैं स्टेप बाय स्टेप चलूंगा आगे। चलिए एक और एग्जांपल फ्रिक्शन हम लोग कंसीडर करते हैं। देख कर रहे हैं, अभी रुक जाओ, हम कह रहे हैं सिर्फ आप क्वेश्चंस पे फोकस करें, मेरी पूरी तैयारी है आपके साथ सारे तरीके के क्वेश्चंस कराने की। इसके अंदर अगर आप देखो तो एक ब्लॉक है और ब्लॉक के ऊपर एक और ब्लॉक है, ठीक है। तो अभी तो अंग्रेजों की किताब है, तो अंग्रेजों की किताब में उनके वर्ड लिखे जाते हैं, बट अगर इसको हम अपने हिंदुस्तान की लैंग्वेज में देखें तो बेसिकली 2 ब्लॉक्स हैं, ऐसे मानिए, बेसिकली 2 ब्लॉक्स हैं। तो हम इसको अपनी नेचुरल लैंग्वेज में चलते हैं ना कि 2 ब्लॉक्स हैं, तो नीचे वाले ब्लॉक को आप m1 मास से डिनोट कर दें और ऊपर एक ब्लॉक रखा है आपने m2 मास को। ये 2 मासेस हैं एक तरीके से, एक m1 और एक m2, और उन्होंने उनके मासेस को दे रखा है। पेनी का मास दे रखा है 3.1 और बाकी ये जो 20 ग्राम का ब्लॉक है तो उसको छोड़ दीजिए। कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन देखो, ध्यान देना, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कहाँ कहाँ पर है, तो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द ब्लॉक एंड डिस्क इज इतना, और स्टैटिक और काइनेटिक अलग अलग दिया है इन्होंने। और एक्चुअली अच्छा ये 2 जगह फ्रिक्शन से यार ध्यान देने वाली बात है, फ्रिक्शन 2 जगह पर है, मतलब ब्लॉक और टेबल के बीच में भी फ्रिक्शन है और m1 और m2 के बीच में भी फ्रिक्शन है, दोनों जगह पर फ्रिक्शन है। आप कह रहे हैं व्हाट इज द मैक्सिमम रेट ऑफ रोटेशन इन रेवोल्यूशंस पर मिनट दैट द डिस्क कैन हैव विदाउट, यहाँ पर मेन पॉइंट होता है, विदाउट द ब्लॉक और पेनी स्लाइडिंग ऑन द डिस्क। कई लोग आप में से पूछते हो कि सर क्वेश्चन में अगर ये नहीं दिया होगा तो क्या करेंगे, तो ऐसा कभी होता ही नहीं है कि क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन इनकम्प्लीट रहे। आपको ये दिया है कि ब्लॉक और वो जो पेनी रखी गई है विदाउट स्लाइडिंग, क्या मतलब हुआ इसका, क्या वो टेबल के रिस्पेक्ट में कोई मोशन करेंगे? नहीं टेस्ट सर, कर रहे हैं नो टेबल के सर, रिस्पेक्ट में। तो पहली बात तो अच्छा, हम अपना फ्रेम टेबल के ऊपर रखेंगे, हम अपना ऑब्जर्वर टेबल के ऊपर रखेंगे, तो क्या हम किसी कोरियलिस फोर्स को देखेंगे? जो कोरियलिस फोर्स था वो था -m2 ओमेगा क्रॉस रिलेटिव वेलोसिटी, ये कोरियलिस फोर्स था। क्या आएगा इसमें? क्या टेबल? नहीं सर, जीरो हो जाएगा। कोरियलिस 0 हो गया। उसके अलावा एक टेंजेंशियल स्यूडो फोर्स था -अल्फा क्रॉस r, टेंजेंशियल स्यूडो फोर्स, ये भी नहीं आएगा क्योंकि ओमेगा कांस्टेंट है। ओमेगा कांस्टेंट। और एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स आएगा सर, वो है। हाँ, तो कुल मिलाकर के 3 वर्चुअल फोर्स होते हैं, इन जनरल 3 होते हैं, लेकिन ज्यादातर न्यूमेरिकल्स में आपको कोरियलिस फोर्स और टेंजेंशियल स्यूडो फोर्स 0 हो जाते हैं, तो सिर्फ सेंट्रीफ्यूगल दिखाते हो आप ज्यादातर न्यूमेरिकल्स में। बट कहीं ना कहीं कुछ ऐसे न्यूमेरिकल्स भी आएंगे जहां कोरियलिस फोर्स भी कंसीडर करना पड़ेगा आपको, और जहां पर टेंजेंशियल स्यूडो फोर्स भी कंसीडर करना पड़ेगा। स्टूडेंट्स को क्या होता है कि वो सेंट्रीफ्यूगल के हैबिचुअल हो जाते हैं और उनको लगता है कि सेंट्रीफ्यूगल ही सिर्फ लगता है रोटेटिंग फ्रेम्स में। और मैं लास्ट क्लास में ये समझाने की कोशिश कर रहा था कि रोटेटिंग फ्रेम में टोटल 3 तरीके के वर्चुअल फोर्स दिखाए जाते हैं। इसमें हम इसलिए दिखा रहे हैं कि इसमें 2 बातें दी गई हैं क्वेश्चन में। एक तो वो मासेस जो हैं टेबल के रिस्पेक्ट में मूव नहीं कर रहे, तो रिलेटिव वेलोसिटी 0 हो रही है। दूसरा, ये टेबल एक कांस्टेंट ओमेगा वेलोसिटी से चल रहा है, तो अल्फा नहीं है इसके अंदर, इसलिए 2 फैक्टर 0 हो रहे हैं। अब आप चलते हैं फ्री बॉडी डायग्राम के ऊपर। तो फ्री बॉडी डायग्राम मैं अलग से दिखा देता हूँ, फ्री बॉडी डायग्राम को अलग से देखो, क्योंकि उसमें डायग्राम में बन नहीं पाएगा। तो m1 का डायग्राम अलग दिखाएंगे और m2 का डायग्राम अलग दिखाएंगे। कौन कौन से फोर्स दिखाएंगे देखिए। m1 के ऊपर नॉर्मल रिएक्शन फोर्स टेबल की वजह से उसको nt से डिनोट कर दो, और उस m1 के ऊपर एक और नॉर्मल रिएक्शन फोर्स ऊपर वाले ब्लॉक m2 की वजह से उसको n ब्लॉक्स कर दे रहे हैं, नॉर्मल ब्लॉक वाला। उसके अलावा m1 पर ग्रेविटी की फोर्स m1g की, ये सब रियल फोर्सेस हैं। और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बाहर की तरफ m1 ओमेगा स्क्वायर r1, ये सेंट्रीफ्यूगल है। फ्रिक्शन अभी हम लास्ट में दिखाएंगे। इन क्वेश्चंस में मैं जानबूझ करके फ्रिक्शन को लास्ट में दिखाता हूँ सिंप्लिसिटी के लिए। इसके अलावा m2 पर जब फोर्स दिखाएंगे तो m2 पर फोर्सेस के नाम पर दिखाओगे, तो m2 पर एक फोर्स आप ऊपर की तरफ ब्लॉक्स वाला नॉर्मल दिखाओगे,
m2 पर उसका वेट m2g नीचे की तरफ दिखाओगे। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स आपको m2 पर भी दिखाना पड़ेगा, m2 ओमेगा स्क्वायर इंटू r करके। हालांकि ये r1 r2 लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि दोनों का रेडियस ऑलमोस्ट सेम होगा। देखो आप क्वेश्चंस पढ़ा करो एक एक वर्ड, इसमें क्यों लिखा जा रहा है कि स्मॉल ब्लॉक है, कोई रीजन है इसका स्मॉल ब्लॉक लिखने का? पार्टिकल ट्रीट करेंगे, है ना, पार्टिकल, यही रेडियस चीज है, आर्टिकल पार्टिकल मानने पड़े क्योंकि न्यूटन लॉ पार्टिकल के लिए ही बना है। अब बचा फ्रिक्शन फोर्सेस। तो अब फ्रिक्शन फोर्सेस कैसे दिखाओगे जबकि आपको ये पता है कि m2 रेस्ट पर है, एब्सोल्युटली रेस्ट पे नहीं है, लेकिन जो टेबल पर पर्सन है उसकी नजर में वो रेस्ट पे है, पर्सन ऑन द टेबल की नजर में m2 रेस्ट पर है। अब आप खुद m2 का फ्री बॉडी डायग्राम देख करके मुझे बताओ कि फ्रिक्शन किधर दिखाना चाहिए मेरे को, बस और कोई टुवर्ड्स द सेंटर। टुवर्ड्स द समझ में आया आपको कि कैसे होगा? ये फ्रिक्शन ब्लॉक वाला है, ठीक है, समझ आया चीज? यस सर। भाई रेस्ट पे है ना, तो फोर्स बैलेंस करेंगे तो सेंट्रीफ्यूगल के अपोजिट फ्रिक्शन आएगा। अब न्यूटन थर्ड लॉ, एक्शन एंड रिएक्शन फोर्स, कि अगर m2 पर ब्लॉक वाला फ्रिक्शन लेफ्ट है तो m1 पर ब्लॉक वाला फ्रिक्शन राइट लगेगा, क्योंकि फोर्सेस तो हमेशा एक्शन एंड रिएक्शन फॉर्म में आएंगे। तो जो ब्लॉक्स के बीच में फ्रिक्शन लग रहा अगर वो m2 पर लेफ्ट साइड है तो फिर वो फ्रिक्शन m1 पर राइट साइड लगना चाहिए एक्शन एंड रिएक्शन लॉ के हिसाब से। यस सर। अब m1 पर टेबल वाला फ्रिक्शन किधर दिखाओगे ताकि m1 रेस्ट पे रहे? तो टुवर्ड्स सेंटर। टुवर्ड्स द सेंटर। समझ गए कितना किस तरीके से? अगर आप लॉजिकल तरीके से चलोगे तो कभी भी फोर्सेस की डायरेक्शंस और उनका मैग्नीट्यूड गलत नहीं हो सकता आपसे। टेबल का फ्रिक्शन आप अंदर दिखा दीजिए। अब इक्वेशंस कैसे बनाओगे? फोर्सेस हो गई, उसके बाद आते हैं बात इक्वेशंस की। तो क्योंकि ये रेस्ट पे हैं, सब कुछ रेस्ट पे हैं, तो पहली बात दोनों स्टैटिक फ्रिक्शन है, ठीक, क्योंकि ये रेस्ट पर हैं। इक्वेशंस क्या बनेंगी? तो m2 के लिए इक्वेशंस बनाओगे आप, तो m2 की इक्वेशन लिखोगे F ब्लॉक फ्रिक्शन बिटवीन द ब्लॉक शुड बी इक्वल टू m2 ओमेगा स्क्वायर r। और क्योंकि ये स्टैटिक फ्रिक्शन है तो ये जो वैल्यू निकल रही है इट शुड बी लेस देन कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द ब्लॉक्स, वो भी स्टैटिक वाला, मतलब म्यू स्टैटिक बिटवीन द ब्लॉक्स टाइम्स नॉर्मल बिटवीन द ब्लॉक्स। मतलब आपको ये बनेगा m2 ओमेगा स्क्वायर r should be less than static coefficient between the blocks and normal between the blocks will be m2 multiplied by g। m2 and m2 cancel, m2 यहाँ से कैंसिल कर जाएंगे और इसके बाद आपको रिजल्ट मिल जाएगा ओमेगा should be less than mu static between the blocks times g over r and इसका स्क्वायर रूट। ये एक आंसर बना आपका फर्स्ट आंसर। ये आंसर कंप्लीट आंसर नहीं है, ये आंसर कंप्लीट नहीं है अभी, वैल्यू रखनी पड़ेगी। नहीं वैल्यू तो रखनी पड़ेगी, उसके अलावा कंप्लीट नहीं है, क्योंकि अभी आप एक दूसरी इक्वेशन बनाओगे m1 के लिए। तो m1 के लिए जब इक्वेशन बनाएंगे तो फ्रिक्शन जो टेबल की वजह से लेफ्ट साइड है वो बैलेंस करेगा फ्रिक्शन ऑन द ब्लॉक राइट साइड को और प्लस सेंट्रीफ्यूगल फोर्स m1 ओमेगा स्क्वायर r को। यहाँ पर FB की वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन से लेके आएंगे, फर्स्ट इक्वेशन से आप यहाँ पर FB की वैल्यू लाओगे। तो फर्स्ट इक्वेशन से जब FB की वैल्यू लाएंगे तो ये टोटल वैल्यू बन जाएगी m1 प्लस m2 होल मल्टीप्लाइड बाय ओमेगा स्क्वायर r। ये फ्रिक्शन बाय द टेबल हो गया और ये लेस होना चाहिए क्योंकि ये भी स्टैटिक है, तो ये लेस होना चाहिए म्यू स्टैटिक जो टेबल के ऊपर है इनटू नॉर्मल जो टेबल से लग रहा है। अब टेबल से कितना नॉर्मल लग रहा होगा ये क्वेश्चन बताना है आपको कि टेबल m1 plus m2 m1 plus m2 into g। ठीक, तो जो टेबल का नॉर्मल है वो m1 प्लस m2g है। तो हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर जो nt है उसको यहीं पर रिप्लेस कर दे रहे हैं, स्पेस कम है मेरे पास, तो जो नॉर्मल बाय टेबल है उसको रिप्लेस कर देंगे और वो रिप्लेस करके हो जाएगा m1 प्लस m2 इंटू जी। तो m1 प्लस m2 फिर यहाँ से भी कैंसिल और यहाँ से आपको आंसर मिल जाएगा ओमेगा शुड बी लेस देन इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ म्यू स्टैटिक जो टेबल के ऊपर है इंटू जी डिवाइडेड बाय आर, ये मिलेगा आपको। तो एक यहाँ से आंसर आ रहा है और एक यहाँ से आंसर आ रहा है। अब आपको क्या करना पड़ेगा, इनकी न्यूमेरिकल वैल्यू रखनी पड़ेगी और दोनों में से जो छोटी वैल्यू बनेगी आपको, क्योंकि दो इनइक्वालिटीज का इंटरसेक्शन लेना है आपको। यस सर।
तो दोनों से आंसर लाएंगे, अब दोनों की न्यूमेरिकल वैल्यू पुट करोगे आप, और वो आप न्यूमेरिकल वैल्यू पुट क्या करेंगे, आप खुद फिगर को देख, मतलब डेटा को देखो कहाँ का स्टैटिक कोफिशिएंट कम दिया गया है आपको। ब्लॉक और डिस्क के बीच में, मतलब ब्लॉक और टेबल के बीच में स्टैटिक कोफिशिएंट 0.75 है, और दोनों ब्लॉक्स के बीच में 0.520 है। तो आप किससे आंसर लाओगे, 0.750 वाले से आंसर लाओगे या 0.520 वाले से आंसर लाओगे? 0.520 जी, बस इसको करिएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन है जेई का, ऑलरेडी ईयर लिखा हुआ है 2000 का है। ठीक है, तो मतलब ऑलमोस्ट 20 इयर्स हो गए इसको। आप सोचे 20 इयर्स पहले भी इतना ही डिफिकल्ट था और आज भी उतना ही डिफिकल्ट है। ठीक है, मतलब उस टाइम का क्वेश्चन है जब शायद आप लोग का बर्थ भी नहीं हुआ था, आप दुनिया में आए भी नहीं थे इसमें। तो थोड़ा टाइम दे देंगे। हाँ, टाइम दे देंगे, कर लो आप तो, हर करना चाहते हो। तो इस क्वेश्चन को ध्यान से देखो ना, तो लॉन्ग हॉरिजॉन्टल रॉड हैज अ बीड व्हिच कैन स्लाइड अलोंग इट्स लेंथ एंड इनिशियली प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ L फ्रॉम वन एंड ऑफ द रॉड। तो पहले आपको एक रॉड टाइप का कुछ बना के दिखाएं, है ना, और तो इसको ऐसे थोड़ा सा हम ट्राई करते हैं फिगर को ड्रॉ करने के लिए। अच्छा, फिजिक्स में ना एक और बात होती है यार, फिगर्स का बड़ा इंपॉर्टेंस होता है कि अगर आपके फिगर्स प्रॉपर सही तरीके से नहीं बन रही ना, तो आप क्वेश्चन वैसे भी नहीं कर पाओगे, क्योंकि विजुअलाइजेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट होता है फिजिक्स में। मैथ और फिजिक्स में ये डिफरेंस मिलेगा आपको, मैथ में तो स्ट्रेट फॉरवर्ड कुछ विजुअलाइज नहीं करना होता है, प्रैक्टिस करनी होती है, लेकिन इसके अंदर सिचुएशन को इमेजिनेशन पे लाना होता है, समझना पड़ता है, फिगर ड्रॉ करनी पड़ती है, उसके बाद कहीं जाकर के सॉल्विंग कर पाते हो। तो फिगर्स पे बहुत ध्यान दीजिएगा, राइट, अच्छी फिगर्स बनाएं, साफ सुथरी फिगर होनी चाहिए। तो इसको हम एक रॉड टाइप का मानते हैं, इस रॉड के ऊपर हमने कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, क्वेश्चन के हिसाब से इस रॉड के ऊपर एक ऑब्जेक्ट है, और कितनी डिस्टेंस पर वो ऑब्जेक्ट है क्वेश्चन के हिसाब से, तो L डिस्टेंस फ्रॉम वन एंड ऑफ द रॉड। क्वेश्चन कह रहा है कि ये यहाँ से L डिस्टेंस पर रखा है आपने, और उसके बाद क्या कह रहे हैं, रॉड, आप सुनिएगा, रॉड इज सेट, मतलब उसको क्या किया गया, एंगुलर मोशन दिया गया, इन्हें रोटेट किया गया अबाउट ए मतलब ये जो एंड है आपका, विथ कांस्टेंट एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा। ठीक है, अब इस पे सुनना, मतलब इस रॉड को आप एंड ए के अबाउट रोटेट कराओगे, इस एक्सिस के अबाउट रोटेट कराएंगे, और कांस्टेंट अल्फा, सॉरी एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा भी है इसके अंदर। अब उसके बाद क्या कह रहे हैं, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द रॉड एंड द बीड इज म्यू, ग्रेविटी इज नेग्लेक्टेड। अच्छा, बीड, सॉरी मैंने ध्यान नहीं दिया, बीड ऐसे नहीं होता यार, बीड जानते हो कैसा होता है? बीड जो बीड होता है, सर स्फेरिकल होता है। स्फेरिकल होता है सर। बीड मतलब बेसिकली जैसे आपके फिंगर में रिंग होती है ना, वैसा। तो बीड को थोड़ा सा अलग डायग्राम बनाना, देखो मैंने कहा ना डायग्राम गलत हुआ तो सब बेकार, हमारा डायग्राम ही गलत हो गया। तो बीड जो होता है ना, वो एक रिंग जैसा चीज होता है, जैसे आप फिंगर्स में रिंग पहनते हो, तो उसी तरीके से ये बीड होता है। ये क्या होता है, इसके चारों तरफ राउंड शेप का होता है, सिलिंड्रिकल टाइप का चीज, ऐसे इसके चारों तरफ एक सिलिंड्रिकल टाइप की ऑब्जेक्ट होती है जो कि आगे पीछे स्लाइड कर सकती है। घर पे जो कर्टन्स के लिए आप रिंग लगाते हो ना रॉड के ऊपर, घर में अगर रॉड लगाई हो, कभी रॉड वाले कर्टन लगाए हो, तो यस सर। रिंग लगाते हैं रॉड के ऊपर, और इस रिंग को स्लाइड कर सकते हो, तो वैसा कुछ है, एक ऐसे सिलेंडर टाइप है मान लो आप। ठीक है, इसको बीड मानिए। इमेजिन हो रहा फिगर, आपको फिगर इमेजिन हो रहा है यहाँ पर? यस सर। यस सर बीड कंचे को नहीं लेंगे? नहीं नहीं, बीड मतलब कंचे को नहीं बोलते, वो तो रिंग मानिए आप। आप ऐसा यहाँ पर समझो, आपके फिंगर रॉड के तरीके से मान लें, जो फिंगर है वो रॉड है और उसके अंगूठी पहनी हुई है आपने, तो रिंग क्या होती है, रिंग आपके फिंगर को चारों साइड से टच करती है। रिंग का कांटेक्ट जो होता है वो फिंगर के चारों साइड से बनता है, तो चारों साइड से नॉर्मल रिएक्शन फोर्सेस लग रहे होते हैं उसके ऊपर। अब इसमें फोर्सेस कौन कौन से दिखाएंगे, ध्यान से देखते हैं। देखो, डिस्टेंस L दे रखा है। एक बार बताओ, क्वेश्चन क्या कह रहा है, टाइम आफ्टर विच द बीड स्टार्ट स्लिपिंग। मान लेते हैं कि ये टाइम t है, इस टाइम को t मान लो, ठीक है ना, t टाइम बाद स्लिपिंग हो रही है, तो यानी अप टू टाइम t क्या होगा, अप टू टाइम t क्या बोलोगे, वो स्लिपिंग करेगा या नहीं करेगा? सर रॉड के रिस्पेक्ट में रेस्ट पे रहेगा। ओके, तो बीड एट रेस्ट है ना, फिर तो बीड एट रेस्ट विथ रिस्पेक्ट टू रॉड।
कह सकते हैं? बोलो। यस सर। तो अब बताओ, जो आपका कंसेप्ट था इन वर्चुअल फोर्सेस का, उसमें कोरियलिस फोर्स तो आएगा नहीं, क्योंकि कोरियलिस फोर्स तब आता है जब वो बीड उसमें रोटेशन, मतलब जो बीड है वो अगर मोशन करती तो आता, क्योंकि रिलेटिव वेलोसिटी नहीं आ रही आपके पास कोई, तो कोरियलिस फोर्स तो जीरो हो गया इसमें। ठीक है, मतलब माइनस एम इंटू 2 ओमेगा क्रॉस वी रिलेटिव, जिसको कोरियलिस फोर्स कहते हैं, ये जीरो हो गया। ठीक है, कोरियलिस फोर्स जीरो हो गया। टेंजेंशियल स्यूडो फोर्स, अब सुनिएगा ध्यान से, टेंजेंशियल स्यूडो फोर्स जिसकी वैल्यू थी माइनस एम एल्फा क्रॉस आर। अब ध्यान से सुनो, माइनस एम एल्फा क्रॉस आर, ये किधर की तरफ आएगा? तो एल्फा की डायरेक्शन किधर होगी? अब एल्फा की डायरेक्शन किधर होगी, तो ये हमने इसको भी आपको इसीलिए समझाया था कि एल्फा की डायरेक्शन आप राइट हैंड थंब रूल से लाओगे। तो अगर आप अपनी फिंगर को एल्फा की तरीके से घुमाओ, अपनी राइट हैंड की फिंगर्स, उंगलियों को बंद करो ऐसे, तो आपका थंब ऊपर की तरफ आएगा, यानी ये डायरेक्शन है अल्फा वेक्टर की। अब आपको जरा क्रॉस प्रोडक्ट समझना है। क्रॉस प्रोडक्ट, अल्फा का डायरेक्शन ऊपर की तरफ है, क्रॉस प्रोडक्ट देखना, अल्फा की डायरेक्शन ऊपर, ये डायरेक्शन ऑफ अल्फा है, और आर वेक्टर आपका इस तरफ है। अब बताओ जरा अल्फा क्रॉस आर किधर आएगा? स्क्रीन के अंदर। स्क्रीन के अंदर आएगा। अल्फा क्रॉस आर स्क्रीन के अंदर, मतलब अगर आप पेपर पे लिख रहे हो तो पेपर के नीचे की तरफ, इनटू द पेज, और आगे माइनस साइन भी लगा हुआ है। तो माइनस, किसी भी वेक्टर के आगे जब माइनस लग जाएगा तो आप उसका डायरेक्शन चेंज कर उसका दोगे। उल्टा, ऑपोजिट। आउट ऑफ द स्क्रीन। तो आउट ऑफ स्क्रीन मतलब कि रॉड के परपेंडिकुलर, आउट ऑफ स्क्रीन मतलब रॉड के परपेंडिकुलरली आप एक स्यूडो फोर्स दिखाएंगे, टेंजेंशियल स्यूडो फोर्स, जो कि एम अल्फा इंटू आर की जगह लेंथ यूज करेंगे क्योंकि वो एल डिस्टेंस पर है। और तीसरा, रोटेटिंग फ्रेम में तीसरा फोर्स होता है आपका सेंट्रीफ्यूगल। तीन फोर्सेस होते हैं, मैंने कहा था ना कि कहीं कहीं पर ये फोर्सेस आ जाते हैं। कोरियलिस तो अभी तक आया नहीं, लेकिन अब ये पहला एग्जांपल है जहां पर टेंजेंशियल स्यूडो फोर्स भी आ गया। और सेंट्रीफ्यूगल हमेशा एक्सिस से बाहर की तरफ दिखाओगे, तो आप इसके अंदर एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बाहर की तरफ अप्लाई करो, इस तरफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, और ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स हो जाएगा एम ओमेगा स्क्वायर इंटू रेडियस। तो ये दो वर्चुअल फोर्सेस हैं, अभी रियल फोर्स तो दिखाया ही नहीं आपने, अब पहले मैंने वर्चुअल फोर्स दिखा दिए इसमें। ये वर्चुअल फोर्सेस है, मतलब कि हमारा फ्रेम जो है वो टेप रॉड के ऊपर ही है, क्योंकि रॉड के ऊपर से अगर अपना ऑब्जर्वर लेके चलेंगे तो ये बीड हमको रेस्ट पे दिख रही है। अब रियल फोर्सेस में कौन कौन सी आएंगी, जबकि यहां ध्यान से सुनिएगा, ग्रेविटी इज नेग्लेक्टेड। तो रियल फोर्सेस की लिस्ट देखो आप, और उसमें चेक करके बताओ क्या दिखाओगे आप रियल फोर्सेस की लिस्ट में। ग्रेविटी नेग्लेक्टेड है, कोई स्प्रिंग नहीं है यहाँ पर, कोई स्प्रिंग नहीं है, नॉर्मल दिखाएंगे। नॉर्मल और फ्रिक्शन। नॉर्मल और फ्रिक्शन। कभी भी कंफ्यूजन हो तो उस पॉइंट पे चले जाओ। तो नॉर्मल दिखाइए और फ्रिक्शन दिखाइए, किधर दिखाएंगे? नॉर्मल और फ्रिक्शन दिखाएंगे किधर? तो इस बीड के स्लिप करने के चांसेस किधर हैं? टेंडेंसी ऑफ स्लिपिंग किधर होगी इसकी? बाहर की तरफ, राइट साइड। राइट साइड। तो टेंडेंसी अगर राइट साइड है तो फ्रिक्शन टेंडेंसी ऑफ मोशन को अपोज करेगा, टुवर्ड्स एक्सिस। तो फ्रिक्शन हो गया लेफ्ट साइड। अब अगर फ्रिक्शन लेफ्ट हो गया तो नॉर्मल किधर दिखाओगे ताकि ये रेस्ट पे रहे? मतलब फोर्सेस बैलेंस करने के लिए नॉर्मल किधर दिखाओगे आप? तो इनसाइड द स्क्रीन। इनसाइड द स्क्रीन। इनसाइड, बस ये नॉर्मल हो गया। अब आपकी इक्वेशंस आएंगी। इक्वेशंस क्या आएंगी? नॉर्मल हो गया एम अल्फा इंटू एल, फर्स्ट इक्वेशन नॉर्मल की। फ्रिक्शन की इक्वेशन बन जाएगी एम ओमेगा स्क्वायर एल, दूसरी इक्वेशन हो गई। ठीक, अब फ्रिक्शन लेस देन म्यू एन भी होना चाहिए क्योंकि ये स्टैटिक फ्रिक्शन है, रेस्ट वाली बॉडी पे लग रहा है। तो इसका मतलब एम ओमेगा स्क्वायर एल शुड बी लेस देन इक्वल टू म्यू इंटू नॉर्मल विच इज एम अल्फा एल। एम एम कैंसिल हो जाएंगे और इससे एल भी कैंसिल हो जाएगा, तो ओमेगा शुड बी लेस देन इक्वल टू रूट ऑफ म्यू अल्फा। ये भी आपकी बनी थर्ड इक्वेशन। अब आपको ना एक और कंसेप्ट यहाँ पर फॉलो करना है, उसको हम कहते हैं काइनेमेटिक्स। यस सर, ओमेगा अल्फा टी लिख सकते हैं हम। ये जो अल्फा है वो उसकी वो डी ओमेगा अपॉन डी टी होता है, अल्फा बराबर डी ओमेगा बाई डी टी। तो डी ओमेगा की वैल्यू हो जाएगी अल्फा मल्टीप्लाइड बाई डी टी, दोनों तरफ इंटीग्रेट करेंगे, इधर टाइम की लिमिट 0 से t की रखेंगे और ओमेगा की लिमिट 0 से ओमेगा रखेंगे, तो इससे आपको सॉल्व होकर के आएगा ओमेगा इक्वल टू अल्फा टी। और ये ओमेगा इक्वल टू अल्फा टी को आप थर्ड इक्वेशन में लेके जाओ, ओमेगा इक्वल टू अल्फा टी को थर्ड इक्वेशन में लेके जाओ, और अब बताओ टाइम कितना आ रहा है आपके हिसाब से? मतलब इन चारों में से कौन सा ऑप्शन सही लग रहा है आपको?
हाँ जी बोल रहा हूँ, सुबह ठीक है, ठीक है, ओमेगा बराबर ए ऑप्शन। तो ये देखो 2000 का क्वेश्चन होता, कितना पुराना क्वेश्चन है, लेकिन तब भी उन्होंने ये सब चीजें पूछी हुई थी पहले भी, उस टाइम पर भी ये क्वेश्चन पूछते थे और आज भी पूछ रहे हैं। ठीक है सुबी, 2016 में कोरियलिस फोर्स के ऊपर पूछा है इन्होंने, एक ऐसा क्वेश्चन जहां कोरियलिस फोर्स यूज हो गया था। आया समझ में आपको ये चीज? यस सर। रूल्स फॉलो करिएगा, विदाउट रूल्स चलोगे ना आप, गेम है, समझो कोई गेम खेल रहे हो आप और गेम को बिना रूल्स के खेलोगे तो ऑब्वियस बात है आप गेम से आउट हो जाओगे। तो गेम में बने रहना है तो रूल्स फॉलो करिए, और वो रूल्स आपके फ्रंट पेज पर थे, वही रूल्स हैं इसके। सर सर वो आवाज चाहिए थी सर, ये बता दीजिए एक बार कि सेंट्रीफ्यूगल क्यों नहीं लिया हम लोगों ने? लिया तो है सेंट्रीफ्यूगल, अच्छा हाँ, एम ओमेगा स्क्वायर लिखा है तो है। यस थैंक यू सर। लिया है बच्चा, लिया है। डी ऑप्शन का क्या मतलब होगा? डी ऑप्शन ये कह रहा है कि रोटेट करते ही स्लिप कर जाएगा। इनफाइनाइटेसिमल का मतलब होता है बहुत छोटा, कि जैसे ही रॉड घूमेगी वैसे ही स्लिप कर जाएगा, तो ऐसे नहीं होगा, घूमने के कुछ टाइम बाद स्लिपिंग आएगी, ऐसा नहीं है कि घूमते ही स्लिप कर जाएगा। चलिए जी, अब ये कुछ प्रॉब्लम्स मैंने एचसीवी से ली हैं, मैंने कुछ क्वेश्चंस एचसीवी के हैं, उसमें भी देखो एक ये क्वेश्चन है 21, आप इसको ध्यान से देखो, इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। ब्लॉक ऑफ मास एम इज केप्ट ऑन अ हॉरिजॉन्टल रूलर, मतलब स्केल। फ्रिक्शन कोफिशिएंट रूलर और ब्लॉक के बीच में म्यू है। रूलर इज फिक्स्ड एट वन एंड, block is at L distance from the fixed end, and the ruler is rotated about the fixed end in the horizontal plane through the fixed end. What can be the maximum angular speed for which the block does not slip? क्या करना चाहिए इसके लिए हमें? रूलर, वो लकड़ी वाला रूलर आता है, रूलर उसको बोलते हैं, जो लकड़ी की स्केल आती है, वुडन स्केल होती है, पता नहीं आपने कभी देखी कि नहीं देखी है? यस सर, लकड़ी वाली टेलर्स के पास मिलती है, जो तो अगर कभी टेलर के पास जाओ तो वो लोग रखते हैं, यस सर। है ना? हम लोग तो ग्लास वाली स्केल रखते हैं, लेकिन वो लोग लकड़ी वाली स्केल रखते हैं। तो ये रूलर इसको बोलते हो आप, लकड़ी वाली स्केल को, और आपके लैब में भी होती है ये। तो इसके ऊपर एक ब्लॉक है, इसके ऊपर हमने यहाँ पर कोई ब्लॉक रखा है रूलर के ऊपर, और वो कुछ डिस्टेंस सिस्टम दे रखा है, उसका एल डिस्टेंस है। रूलर को एक एंड पर फिक्स करके और यहाँ से रोटेट कर दिया इसको, जो ये रूलर है इसको ओमेगा वेलोसिटी से रोटेट कर रहे हो। तो कितना ओमेगा मैक्सिमम होना चाहिए ताकि ये स्लिप ना करे? देखो क्वेश्चन रीडिंग में ही आंसर होता है बच्चे। अभी हमसे पूछा था कि सर हमको कैसे मालूम चलेगा कि फ्रेम कैसे चूज करना है, तो फ्रेम कैसे चूज करना है ये क्वेश्चन के रीडिंग में ही देखेगा। देखो, व्हाट कैन बी द मैक्सिमम एंगुलर स्पीड फॉर विच द ब्लॉक डज नॉट स्लिप? कहां पर नहीं स्लिप करेगा वो ब्लॉक? डज नॉट स्लिप, कहां नहीं स्लिप करेगा बताएं? स्केल पे सर, स्केल पे। स्केल पे। तो इसका मतलब ये हिंट, ये इससे बड़ी हिंट क्या होगी कि आप अपना ऑब्जर्वर रूलर को माने, मतलब फ्रेम रूलर पे रखें, और क्या क्या फोर्सेस दिखाएंगे यहाँ पर। तो mg एज अ रियल फोर्स, नॉर्मल एज अ रियल फोर्स, और सेंट्रीफ्यूगल m ओमेगा स्क्वायर r। अब इसमें बाकी के फोर्सेस दिखाएंगे क्या? 3 फोर्सेस होती हैं, बार बार मैं कह रहा हूँ। तो क्या कोई कोरियलिस फोर्स आएगी? नहीं सर, नहीं आएगी, क्योंकि वो ब्लॉक रूलर के रिलेटिवली मूव नहीं कर पा रहे हो, और अल्फा भी नहीं है इस केस में, ओमेगा कांस्टेंट है, सेंट्रीफ्यूगल है वो फ्रिक्शन बराबर बस, और उसको फ्रिक्शन बैलेंस कर देगा। तो मैं पूरा क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, आपको मैं हिंट करते जा रहा हूँ। आप पूरा, आप क्वेश्चन नंबर लिखा है, आंसर आपकी किताब में है। बी वाले पार्ट में क्या कह रहे हैं कि इफ द एंगुलर स्पीड ऑफ रूलर is uniformly increased from 0 at an angular acceleration alpha, what angular speed will the block slip? बी पार्ट में सिचुएशन बदल गई, में टेंजेंशियल सूडो आ जाएगा। हाँ, बी पार्ट में जो रूलर है वो एक्सेलरेट भी करने लगा, अल्फा आ गया उसके अंदर। तो अल्फा आने से कौन सा फोर्स बढ़ गया हमारे लिए फ्री बॉडी डायग्राम में? अभी जो टेंजेंशियल सूडो फोर्स। चलो दिखाओ अब क्या आएगा, चलो इस पे दिखाते हैं फोर्सेस। अब इस पे फोर्सेस दिखाओ आप। अब इसमें अल्फा आ चुका है, तो अब आप इसमें फोर्सेस के नाम पर क्या क्या करोगे? देखो, फोर्सेस के नाम पर नॉर्मल ऊपर, mg नीचे, ये तो 2 हो गए।
एक सेंट्रीफ्यूगल दिखाओगे m ओमेगा स्क्वायर इंटू आर का, सेंट्रीफ्यूगल बाहर की तरफ, और जो टेंजेंशियल स्यूडो फोर्स है वो किधर दिखाओगे, तो अल्फा क्रॉस आर, एक बार फिर वही कहानी चलेगी। अल्फा वाला वेक्टर ऊपर की तरफ है, ये अल्फा वेक्टर है, और आर वेक्टर राइट साइड है, तो अल्फा क्रॉस आर इनसाइड होगा। अल्फा क्रॉस आर जो होगा ना, ये आपका इनसाइड है, लेकिन जो टेंजेंशियल स्यूडो फोर्स है उसमें आगे माइनस होता है, माइनस सर तो आउटसाइड है। सर आउटसाइड आउटसाइड यानी कि ऐसे इधर की तरफ, ये डायरेक्शंस होगा। ये गेम है पूरा, इस गेम को समझ लिया तो फिर कुछ नहीं है, और नहीं समझा तो फिर डिफिकल्ट गेम है। एम अल्फा आर, ये आपका स्यूडो, दो स्यूडो हो गए इसमें, एम अल्फा आर वाला और एक एम ओमेगा स्क्वायर आर वाला। अब बताओ फ्रिक्शन कहाँ लगेगा? towards the center. टुवर्ड सेंटर नहीं लगेगा, टुवर्ड सेंटर नहीं लगेगा, ध्यान दीजिएगा, रिजल्टेंट के अपोजिट। क्योंकि हाँ आपको इस ब्लॉक को बैलेंस करना है, तो एन और एमजी का तो हिसाब हो गया। एन ने कहा कि लो एमजी मैं तुमको बैलेंस कर लेता हूँ, उसने कहा बहुत अच्छा। जो ये जो दो आप सेंट्रीफ्यूगल दिखा रहे हो और ये जो स्यूडो दिखा रहे हो, इनके रिजल्टेंट को कौन बैलेंस करेगा भाई? Friction. हाँ, तो फ्रिक्शन जो होगा ना वो एम ओमेगा स्क्वायर आर को भी बैलेंस करेगा और फ्रिक्शन एम अल्फा आर को भी बैलेंस करेगा, यानी कि फ्रिक्शन किसी एंगल पे लगेगा, किसी एंगल पे लगेगा, और वो फ्रिक्शन इन दोनों के रिजल्टेंट को बैलेंस करेगा। तो रिजल्टेंट लॉ ऑफ पैरेललोग्राम से आएगा, एम अल्फा आर का होल स्क्वायर, स्क्वायर ऑफ एम अल्फा आर प्लस स्क्वायर ऑफ एम ओमेगा स्क्वायर आर, इसका ये है फ्रिक्शन। और लिमिटिंग केस में मैक्सिमम फ्रिक्शन के टाइम पर क्या होगा? मतलब अगर हम कहें कि ये ब्लॉक अबाउट टू स्लिप पर आ चुका है, फिसलने वाला है बस, अब ये अबाउट टू स्लिप के टाइम पर, यानी कि मैक्सिमम फ्रिक्शन लग चुका है, इक्वल्स टू म्यू एन, Mu s into n. और एन को mg कर दीजिए। और अल्फा और ओमेगा में क्या रिलेशन लाओगे? सर Omega is equal to alpha into t. अब टी कहाँ से लाएंगे? टी कहाँ से लाएंगे? तो एक्चुअली रिलेशन चाहिए भी नहीं मेरे ख्याल से, क्योंकि देखो चाहिए भी नहीं, सॉरी, इसमें आपको ओमेगा ही निकालना है, ठीक है? तो दोनों तरफ स्क्वायर करिए, अल्फा वाला टर्म को राइट साइड लेके जाओ, मतलब स्क्वायरिंग बोथ साइड, म्यू स्क्वायर एम स्क्वायर जी राइट साइड पर आ जाएगा, और माइनस लेफ्ट साइड से जो स्क्वायर बन के बाहर आएगा उसमें एम स्क्वायर अल्फा स्क्वायर आर स्क्वायर ये हो जाएगा, और लेफ्ट साइड बचेगा आपका एम स्क्वायर ओमेगा टू द पावर 4 और आर स्क्वायर। अब इसमें से ओमेगा निकाल लीजिएगा, ठीक है जी? ठीक है, यही 3 रूल चलेंगे बार बार, जितने भी न्यूमेरिकल आप हमको दोगे या आप खुद करोगे, इन 3 के अलावा कुछ है ही नहीं। नेक्स्ट, हेमिस्फेरिकल बॉल का एग्जांपल है, और ये करा चुके हैं शायद हम लोग आपको, हेमिस्फेरिकल बॉल वाला एग्जांपल प्रीवियस क्लास में कर चुके हो आप, है ना? यस सर। यस सर। इसमें देखो मैं पहले बता दूं, इसमें आपको हिंट कर दे रहे हैं कि क्या क्या होगा, जैसे हिंट कर दे रहे हैं, हेमिस्फेरिकल बॉल के अंदर कोई ऑब्जेक्ट है, और ये हेमिस्फेरिकल बॉल जो है वो रोटेट कर रहा है किसी ओमेगा वेलोसिटी से। ये कर चुके हैं वैसे हम लोग। देखिए ब्लॉक को रखा कहाँ है वो क्वेश्चन पढ़ लेना। अ स्मॉल, बार बार समझिए ये स्मॉल क्यों कहते हैं ये लोग। अ स्मॉल ब्लॉक इज केप्ट ऑन द बॉल एट अ पोजीशन वेयर द रेडियस वेक्टर मेक्स एंगल थीटा विद द वर्टिकल एंड ब्लॉक रोटेट्स। सुनिए, ब्लॉक रोटेट्स विद द बॉल विदाउट एनी स्लिपिंग। क्या मतलब हुआ इसका? बिना स्लिप किए रोटेट करने का क्या मतलब हुआ? उसके रिस्पेक्ट पे रेस्ट में बॉल है के वो। रिस्पेक्ट पे रेस्ट और रेस्ट पे 0 हो जाए तो रिलेटिव वेलोसिटी 0, यानी कि कोरियलिस फोर्स नहीं आएगा, कोरियलिस 0 हो गया, और टेंजेंशियल स्यूडो आएगा बस सर यही, अल्फा भी नहीं है कुछ भी, जीरो होगा, बस ये भी 0 होगा। एंगुलर सेंट्रीफ्यूगल। बस ये, हाँ तो बस इतना ही ध्यान करना है। तो इसमें mg नॉर्मल टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ हेमिस्फीयर, सेंट्रीफ्यूगल, लेकिन सेंट्रीफ्यूगल को मैंने बात पहले भी कहा था, इसमें भी गलती करते हो। सेंट्रीफ्यूगल हमेशा हाँ एक्सिस के परपेंडिकुलर भी होना चाहिए। एक्सिस के परपेंडिकुलर राइट साइड, और ये m ओमेगा स्क्वायर, और यहाँ पर जो r होगा वो हेमिस्फीयर का r नहीं होगा, यहाँ पर जो r होता है कंपोनेंट होगा उसका, ये डिस्टेंस, साइन थीटा, ये डिस्टेंस r sin थीटा, r sin थीटा वाला शाबाश। और इसके साथ क्या फ्रिक्शन है इस क्वेश्चन में, देख लो जरा।
फ्रिक्शन है यस तो सर है। यस सर है। फ्रिक्शन दिखाना पड़ेगा नॉर्मल के परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर। अब इसमें दो केसेस बनेंगे, दो केसेस बन रहे हैं। या यस तो सर। फ्रिक्शन ऊपर लगेगा केस ये 1, नीचे की तरफ। या फ्रिक्शन नीचे लगेगा। इसके बाद आपको सिर्फ इन फोर्सेस को बैलेंस करना है। तो ये हिंट है, इसके बाद आप आगे आप ट्राई करेंगे। सर ठीक है। तो टैंजेंशियल स्यूडो जीरो कैसे होगा? ओमेगा के बारे में हमको पता नहीं है, मतलब कांस्टेंट स्पीड पे एक्सेलरेट कर रहा है। अब ये यार वर्मा जी की किताब है ना, इसे लिखते तो है नहीं, मैं बता दे रहा हूँ ओमेगा कांस्टेंट है भाई यहाँ पर। तो ओके, अब हिंदुस्तानी किताबों में ऐसे ही होता है यार, चोरी की किताबें है ना सब। देखो इसमें देखो, a table with the horizontal surface is fixed in the cabin that rotates with 28th क्वेश्चन है। जल्दी से इसको रीड कर लो क्या है। ये टॉप व्यू है, पहले बता दें आपको। ये ना, ये इतने गंदे तरीके से किताबें लिखते हैं कि पढ़ने का मन नहीं करता है। बताते ही नहीं कि कौन सा व्यू देखा जा रहा है, कहाँ से देखा जा रहा है। मतलब ये केबिन को ऊपर से देख रहे हो आप। ग्रुप समझते हो क्या होता है? ग्रुप समझ में आता है आपको? एक स्लिट टाइप की होती है। स्लिट, हाँ, मतलब खांचा टाइप का, जिसको बोलते हैं खांचा टाइप का। यस। ठीक है ना, इसको ग्रुप कहते हैं, स्लॉट टाइप का। हाँ, HCV का है 28th क्वेश्चन। देखो बच्चा, ग्रुप मतलब खांचे टाइप की चीज होती है, स्लिट टाइप की चीज। देखिए क्वेश्चन इतनी देर में आपने देख लिया होगा, है ना। हाँ, यहाँ पर इन्होंने थोड़ी ईमानदारी दिखाई है कि यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी कह दिया। अब एक बात बताओ, AB के अंदर ना, AB के अंदर कोई पार्टिकल है, अगर क्वेश्चन पढ़ चुके हो आप लोग तो, स्मॉल पार्टिकल इज केप्ट at the point A in the groove and is released to move along AB. Find the time taken by the particle to reach point B. चलिए फोर्सेस बताओ कौन कौन से आएंगे इसके ऊपर। मतलब AB के अंदर कोई पार्टिकल अगर है तो उस पर क्या क्या फोर्स दिखाओगे? इनसाइड AB अगर पार्टिकल है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो। ये स्मूथ हॉरिजेंटल सरफेस है, स्मूथ हॉरिजेंटल सरफेस, फ्रिक्शन। समझे? नॉर्मल mg लगेंगे लेकिन बैलेंस हो जाएंगे। समझ पा रहे आप कि नहीं? हॉरिजेंटल सरफेस पर नॉर्मल और mg बैलेंस हो जाएंगे, फ्रिक्शन होगा नहीं इस क्वेश्चन में क्योंकि स्मूथ है। अब आइए वर्चुअल फोर्सेस कौन कौन सी आएंगी, कौन कौन से वर्चुअल कंपोनेंट्स नहीं होंगे? नहीं, ये हॉरिजेंटल टेबल है यार। ये फिगर मैंने कहा टॉप व्यू है, एक्चुअल फिगर ऐसे है। ये एक्चुअल फिगर ऐसे, टेबल ऐसे है जैसे आपके घरों में रखी जाती है। सर ये फिगर बड़ा कंफ्यूजिंग टाइप का है। हाँ, और जैसे आपके घर में जो टेबल है और उस टेबल पर कोई पार्टिकल रखा है और वो पार्टिकल टेबल पर चल रहा है, ऐसे टेबल के ऊपर। तो ऐसी फिगर आएगी तो नहीं ना, इंक्लाइन प्लेन लग रहा है। अब यार देखो, मैं क्या बताऊं, किताब वालों का है भाई, मैं कुछ नहीं कह सकता आएगा कि नहीं आएगा। सर एक बार फिर से एक्सप्लेन कर दीजिए। ये ग्रुप जो है, मैं आपको समझा दूं ग्रुप किस तरीके का है। ये जो टेबल है, हॉरिजेंटल टेबल के ऊपर रखे हुआ है आपने किसी चीज को, ऑन द हॉरिजेंटल टेबल है, तो आप नॉर्मल दिखाओ, लेकिन नॉर्मल तो टेबल के ऊपर की तरफ जाएगा, परपेंडिकुलर टू टेबल, और mg नीचे की तरफ आएगा। तो mg के कंपोनेंट नहीं करने होंगे आपको, क्योंकि mg एग्जैक्टली वर्टिकल डायरेक्शंस में होता है। और ये जो पार्टिकल का मोशन है, मतलब पार्टिकल जहां पर चल रहा है, ये अलोंग टेबल चल रहा है, अलोंग टेबल, और टेबल की जो डायरेक्शन है वो mg के 90 डिग्री एंगल पर है। तो mg का कंपोनेंट मोशन की डायरेक्शन में जाएगा ही नहीं कोई, क्योंकि मैं तो आपसे बार बार एक बात कह रहा हूँ, मैं आपसे बार बार एक बात ये कह रहा हूँ कि जब भी आप F = ma लगाते हो, आपको a और f पैरेलल चाहिए होते हैं। तो अगर आपका एक्सेलरेशन हॉरिजेंटल डायरेक्शन में है, तो क्या आप लेफ्ट साइड पर किसी वर्टिकल फोर्स को काउंट करोगे? अगर a आपका हॉरिजेंटल है, नो सर। तो n और mg बेकार है हमारे लिए, मतलब ही नहीं उनका कोई, क्योंकि मोशन हॉरिजेंटल हो रही है ना, a हॉरिजेंटल आने वाला है। तो अब हम फोर्सेस कौन से दिखाएंगे? n और mg लगेंगे लेकिन बैलेंस हो जाएंगे, फ्रिक्शन लग नहीं रहा। इस रियल फोर्सेस की कहानी खत्म हो गई। अब आते हैं वर्चुअल फोर्सेस पे। नंबर 1 सेंट्रीफ्यूगल लगेगा। तो सेंट्रीफ्यूगल बाहर की तरफ, m ओमेगा स्क्वायर
और रेडियस है r, सेंट्रीफ्यूगल हो गया। कॉरियलिस फोर्स आएगा इसमें? नहीं सर, ध्यान से। एक सेकंड। सर हो आएंगे रहा फिर है क्योंकि लेकिन मूव मोशन कर अंदर। रहा है। कॉरियलिस फोर्स हो रहा है सुनिए, हाँ कॉरियलिस फोर्स आप सुनना स्टेटमेंट मेरा, -m टाइम्स 2 ओमेगा क्रॉस वेलोसिटी रिलेटिव। तो क्या इसमें ब्लॉक चल नहीं रहा है? चल रहा है, कोरियोलिस आएगी। तो VR तो नॉन जीरो है इस न्यूमेरिकल में, मोशन हो रहा है भाई, इसमें रेस्ट पे नहीं है बॉडी। लेकिन क्रॉस प्रोडक्ट की एक और प्रॉपर्टी आती है कि क्रॉस प्रोडक्ट करने से जो भी आपका आंसर आता है ये परपेंडिकुलर टू ओमेगा आएगा और परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी। ये क्रॉस प्रोडक्ट होता है कि दो वेक्टर के बीच में जब क्रॉस लगता है तो प्रोडक्ट जो आता है वो उन दोनों के परपेंडिकुलर आता है। समझ आई बात आपको ये? यस। तो कॉरियलिस फोर्स लगेगा लेकिन मोशन के परपेंडिकुलर लगेगा। तो क्या F इक्वल टू ma में वो कॉरियलिस फोर्स इन्वॉल्व होगा? नो सर। नो सर, नहीं होगा। इसीलिए आपको अगर सोल्यूशन देखोगे तो सोल्यूशन में कॉरियलिस फोर्स कंसीडर नहीं करते हैं, लेकिन वो ये बताते नहीं है कि क्यों नहीं कंसीडर कर रहे हैं हम लोग। मैं अगर वैसे पूछ लो कि क्या इस क्वेश्चन में कॉरियलिस फोर्स है या नहीं है, तो आपको कहना पड़ेगा यस कॉरियलिस फोर्स लग रहा है यहाँ पर। और उसका यूज तब करोगे जब मैं इसको और एडवांस लेवल पे लेके जाऊं और मैं पूछूं कि ग्रूव और पार्टिकल के बीच नॉर्मल रिएक्शन फोर्स कितना लग रहा है, तब आप कॉरियलिस फोर्स का यूज करेंगे। फिलहाल इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए कॉरियलिस फोर्स अगर आप मिस भी कर जाओगे तो गलत कुछ नहीं होगा। इसलिए गलत नहीं होगा क्योंकि कॉरियलिस फोर्स मोशन की डायरेक्शन में नहीं है, उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में है। इनफैक्ट किधर होगा? इस फिगर में। ध्यान से देखो, इस फिगर में अगर आपसे मैं पूछूं ना कि कॉरियलिस फोर्स किधर की तरफ होगा, अगर आपसे इस फिगर में पूछूं मैं, तो राइट वाली फिगर को देखो। राइट वाली फिगर जो मैंने टेबल बनाई है उस फिगर को देखना। ओमेगा की डायरेक्शन ऊपर है, आपको राइट वाले फिगर से ज्यादा बेटर तरीके से समझ में आएगा। ये ओमेगा की डायरेक्शन है और जो मोशन है वो इस ग्रूव के अलोंग है, यानी इस तरफ वेलोसिटी है ग्रूव के अलोंग। आप बताएंगे ओमेगा क्रॉस VR किधर की तरफ आएगा? सर साइड स्क्रीन, हमारी स्क्रीन के बाहर। नहीं, ओमेगा क्रॉस VR बच्चा इसके परपेंडिकुलर आएगा। इनसाइड स्क्रीन के अंदर, इनसाइड है इधर साइड सर। तो फिर नेगेटिव साइन की वजह से वो फिर ऑपोजिट हो जाए। इधर Yes, और कॉरियलिस फोर्स इधर आ जाएगा। कॉरियलिस फोर्स VR के 90 डिग्री पर आएगा। मैं फिर बोल रहा हूँ आपको प्रॉपर्टी ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट पढ़ना पड़ेगा कि क्रॉस प्रोडक्ट कर रहे हो आप यहाँ पर। तो इस न्यूमेरिकल में क्या हुआ है, लोगों ने स्किप कर दिया इसको, कोई बात नहीं, हम भी स्किप कर दे रहे हैं क्योंकि क्वेश्चन से कंसर्न नहीं है उसका, बट सब्जेक्ट नॉलेज के लिए तो आपको पता होना चाहिए कि कॉरियलिस फोर्स लग रहा है इसमें। तो अब आप बताओ कि A से B तक जो मोशन होगा बॉडी का, उसमें एक्सेलरेशन कहाँ से आएगी? क्योंकि मोशन तो A से B हुआ है, तो अगर उसमें A एक्सेलरेशन लिख ले तो आप m इंटू A के लिए क्या लिखोगे? कौन सा फोर्स A के पैरेलल दिख रहा है? आपने सारे फोर्सेस काउंट कर चुके हो। फ्रिक्शन है नहीं, ओमेगा स्क्वायर r cos थीटा। हाँ फ्रिक्शन है नहीं, नॉर्मल mg बैलेंस हो चुके हैं, कॉरियलिस फोर्स वेलोसिटी के परपेंडिकुलर है तो वो आएगा नहीं। बचा सिर्फ एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, उसका कौन सा कंपोनेंट A से B की तरफ जा रहा होगा ये चेक कर लेते हैं। सेंट्रीपिटल फोर्स का, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का, तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स m ओमेगा स्क्वायर r है और इसका कंपोनेंट अगर आप AB की डायरेक्शन में देखोगे जो इससे थीटा एंगल बना रहा है cos थीटा, तो cos थीटा कंपोनेंट, और यहाँ से आपको एक्सेलरेशन की वैल्यू मिल जाएगी ओमेगा स्क्वायर r cos थीटा। जब एक्सेलरेशन मिल जाएगा तो आप सेकंड इक्वेशन ऑफ काइनेमेटिक्स लगाएंगे s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर की, और AB की लेंथ l है, तो अगर A से B जाएंगे तो डिस्प्लेसमेंट L शुड बी हाफ एक्सेलरेशन विच इज ओमेगा स्क्वायर r cos थीटा टाइम्स t स्क्वायर। यही पूछा है आपसे कि कितना टाइम लगेगा A से B जाने में उसको। और u0 क्यों लिया है? क्योंकि क्वेश्चन कह रहा है स्मॉल पार्टिकल इज केप्ट एट पॉइंट ए, मतलब पहले उसको रखा है A पॉइंट पर, तो इनिशियल वेलोसिटी 0 होगी। तो ut प्लस हाफ at स्क्वायर में u0 है, उसके बाद इसको सॉल्व करेंगे और t की वैल्यू आएगी इसमें। अगेन एक कंसेप्चुअल क्वेश्चन है,
हिंट मैंने की है, लेकिन मैं आपको फिर बोलूंगा आप इस क्वेश्चन के साथ थोड़ा सा टाइम लगाओ और कोरियलिस फोर्स की डायरेक्शन को बहुत अच्छी तरीके से समझो, क्योंकि ये नॉर्मल रिएक्शन बाय द ग्रूव को कैलकुलेट करने में यूज किया जाएगा, जो जेई का एडवांस वर्जन है बिल्कुल। तो जेई आपके इन्हीं क्वेश्चंस को ट्विस्ट करेगा, इन्हीं क्वेश्चंस का वो पार्ट पूछेगा जिस पर आपने ध्यान नहीं दिया होगा, और फिर आप कहते हो कि हमने ये क्वेश्चन लगाया हुआ क्वेश्चन आया एग्जाम में और उसके बाद भी हमसे क्वेश्चन नहीं हुआ। क्योंकि हम लोग की एक हैबिट होती है क्विकली आंसर की तरफ भागने की, जैसे तैसे करके आंसर ले आते हो। और आजकल तो डाउट बताने वाली ऐसी ऐप आ गई है कि आप उसमें डालो, वो गलत सलत उल्टा सीधा आंसर बता देंगे आपको, ठीक है, बिना किसी लॉजिक के उनका आंसर आ जाएगा और आप भी खुश हो जाते हो कि मेरा आंसर आ गया है। तो मैं सेलेक्टेड क्वेश्चन दिए हैं तुमको, बहुत केयरफुल रहना इन क्वेश्चंस को करने के लिए। एक और क्वेश्चन है 30th क्वेश्चन। हाँ जी सर, उसमें कोरियोलिस फोर्स जो थी सर, उसको बैलेंस कौन करेगा सर? नॉर्मल ग्रूव की नॉर्मल ग्रूव साइड वॉल्स में भी होता है ग्रूव। हाँ, ग्रूव खांचा होता है, खांचा टाइप का मतलब क्या होता है जानते हो? मैं भी एक इसकी इमेज आपको शेयर कर दूंगा व्हाट्सएप पर कि ग्रूव क्या होता है, तो आप समझ जाओगे। ग्रूव में 3 साइड से कांटेक्ट होता है। स्टेपलर की पिन देखी आपने? स्टेपलर की पिन, यस सर देखिए। यस सर। तो स्टेपलर की पिन को उल्टा कर दे तो उसमें 3 सरफेसेस होती है, ध्यान देना। यस है ना? यस सर। यस सर। 2 वर्टिकल और एक हॉरिजॉन्टल। यस सर। तो अगर स्टेपलर के पिन के बीच में कोई चीज फंस जाएगी तो उसका 3 साइड से कांटेक्ट बनेगा। स्टेपलर के पिन के बेस से बनेगा और 2 साइड वाले सरफेसेस से बनेगा। एक दीवार में हल्का सा कोई छेद। हाँ बच्चा कंप्लीट कर लो इसको जल्दी से यार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अब ये फिर वही कंसेप्ट है, मतलब ये केबिन, पता नहीं कौन सा केबिन है इनका, कहाँ घूम रहा है भगवान जाने, बट चलो। देखिए इसमें इन्होंने क्या कहा है, ये 2 मासेस M1 M2 टेबल पर रखे गए हैं। अब ये फिर वैसी इनकी गंदी सी फिगर है, क्या करें। टेबल ये ऐसा वाला फिगर है यार, फिर से देखना, ये ऐसा है, टेबल ऐसा है और टेबल पर ये 2 मासेस हैं और ये मासेस कनेक्टेड हैं वाया पुली, और पुली भी टेबल से ही अटैच है। तो डायग्राम ये है इसका, सब कुछ हॉरिजॉन्टल सरफेस पर है। तो अ टेबल विद द स्मूथ फ्रिक्शन गया, हॉरिजॉन्टल सरफेस हो गया, तो नॉर्मल mg बैलेंस हो गए, फ्रिक्शन 0 हो गया। केबिन के अंदर रखा है जो कि एक सर्कल में मूव कर रहा है रेडियस r के, और मासेस वासेस सब दे रखा है। बाकी यहाँ से पढ़ने लायक क्वेश्चन है, हाँ आपके लिए तो पूरा ही पढ़ने लायक है, मेरे लिए यहाँ से पढ़ने लायक है। 2 masses M and 2M placed on the table are connected through a string, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर देखो क्या कह रहे हैं, रिलीज्ड फ्रॉम रेस्ट, मासेस को रेस्ट पे छोड़ा है विथ रिस्पेक्ट टू द केबल। और क्या कह रहे हैं, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ इनिशियल एक्सेलरेशन। चलिए तो ये बताओ, इनिशियल एक्सेलरेशन पूछ रहे हैं आपसे, बाद वाली एक्सेलरेशन नहीं पूछ रहे हैं। तो इनिशियल मोमेंट पर फोर्सेस कौन कौन सी आएंगे देखना। M1 पर लेफ्ट साइड टेंशन दिखाओगे, M2 पर लेफ्ट साइड टेंशन दिखाओगे, स्ट्रिंग है तो नॉर्मल mg बैलेंस हो चुके हैं, फ्रिक्शन है नहीं, रियल फोर्सेस कंप्लीट हो गए। बचा अब आपके पास स्यूडो फोर्सेस, वर्चुअल फोर्सेस। सबसे पहले जो केबिन का सेंटर है, केबिन का सेंटर, उससे बाहर की तरफ M1 ओमेगा स्क्वायर r स्यूडो फोर्स, M2 पर बाहर की तरफ M2 ओमेगा स्क्वायर r सेंट्रीफ्यूगल, सॉरी गलत वर्ड बोल दिया, सेंट्रीफ्यूगल। M1 पर सेंट्रीफ्यूगल, M2 पर सेंट्रीफ्यूगल, तो सेंट्रीफ्यूगल हो गया यहाँ पर, सेंट्रीफ्यूगल डन। टेंजेंशियल स्यूडो होगा या नहीं होगा ये डिसाइड करना होगा आपको। इस क्वेश्चन में टेंजेंशियल स्यूडो लगेगा या नहीं लगेगा, जिसकी वैल्यू -m अल्फा क्रॉस r है, तो नहीं लगेगा, रीजन अल्फा नहीं है इस केस में। अब आप कहोगे ये कहाँ लिखा है कि अल्फा नहीं है, तो हम ये मान के चल रहे हैं कि वो यूनिफॉर्म ओमेगा से रोटेट कर रहा होगा, ठीक है। नहीं लिखा तो है नहीं कहीं यहाँ पर इन्होंने कुछ भी उसके बारे में, ठीक है। बस इतना लिखा है कि केबन विच मूव्स इन अ सर्किल ऑफ लार्ज रेडियस, तो जब नहीं लिखा है तो हम अल्फा को 0 मान लेंगे अपनी तरफ से। और आते हैं कोरियलिस फोर्स की तरफ। कोरियलिस फोर्स इज -m 2 टाइम्स ऑफ ओमेगा
क्रॉस रिलेटिव वेलोसिटी। ध्यान देना जरा, इनिशियल मोमेंट पर क्या कोई रिलेटिव वेलोसिटी है? पढ़ के देखो। इनिशियली मासेस इनिशियली तो रेस्ट पर है ना। हाँ, इनिशियली रेस्ट है सर, नहीं होगा। इनिशियल रेस्ट तो जीरो होगा। इनिशियली जीरो होगा लेकिन बाद में जीरो नहीं होगा। यस यस सर बाद में स्लाइड करने लगेंगे। बाद में। इसीलिए आपके क्वेश्चन में सिर्फ इनिशियल एक्सेलरेशन पूछा है, इसके बाद वाली एक्सेलरेशन तो कोई निकाल भी नहीं पाएगा। आप भी नहीं निकाल पाओगे, हम भी नहीं निकाल पाएंगे। इनिशियल एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं क्योंकि कोरियोलिस फोर्स उस समय नहीं लग रहा है, आगे लग जाएगा। तो आगे थोड़ा सा खतरनाक डायग्राम हो जाएगा ये। अभी फिलहाल सिंपल है। तो सिर्फ सेंट्रीफ्यूगल है और टेंशन है, काम खत्म हो गया, फोर्सेस कंप्लीट हो चुके हैं। और M2 जो है वो 2m है, M2 2m है और M1 m है। तो अब ये मासेस एक्सेलरेट कर जाएंगे। मान लेते हैं कि M2 राइट साइड एक्सेलरेट करेगा A से, तो M1 लेफ्ट साइड एक्सेलरेट करेगा A से, और F = ma वाली इक्वेशन जब लगाएंगे तो M2 मल्टीप्लाइड बाय A, और इस A के पैरेलल में सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है M2 ओमेगा स्क्वायर R -t। और ऊपर M1 वाले के लिए जब लिखेंगे तो M1A = ऊपर M1 वाले के लिए T माइनस M1 ओमेगा स्क्वायर। हाँ, T माइनस M1 ओमेगा। बस इनसे आपको निकालना है। M2 और M1 की वैल्यू दे रखी है, एक M दे रखा है, एक 2M दे रखा है। तो देखिए बच्चा, क्या होता है ना कि अगर आप सिर्फ आंसर लाने के इंटेंशन से क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो कंसेप्ट लर्निंग तो कभी होगी नहीं। मैंने आपको बार बार जितने भी क्वेश्चन किए हैं, मैंने इन तीनों को हर न्यूमेरिकल में कंसिडर किया है। ये अलग बात है कि कुछ न्यूमेरिकल्स में ये 0 हो रहे हैं और कुछ न्यूमेरिकल्स में 0 नहीं हो रहे। तो एज अ जेई एस्पिरेंट और टॉप रैंक अगर चाहते हो तो आपको ये हैबिट डालनी पड़ेगी कि रोटेटिंग फ्रेम के क्वेश्चंस में आप हमेशा इन तीनों को यूज करें। 0 हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं होता है तो एटलीस्ट आप मिस्टेक करने से बच जाओगे। क्योंकि 95% से ज्यादा स्टूडेंट्स, 98% ज्यादा स्टूडेंट्स को ये पता है कि सेंट्रीफ्यूगल के अलावा कुछ लगता ही नहीं है। और आपसे मैं कह रहा हूं कि रोटेटिंग फ्रेम में सेंट्रीफ्यूगल के अलावा भी 2 फोर्सेस हैं जो लग सकती हैं क्वेश्चंस में। और जी तो कोरियोलिस फोर्स 0 कैसे हुआ है, एक बार फिर बता दीजिए। क्वेश्चन की लैंग्वेज से हम लोग नहीं कह रहे, वो क्वेश्चन कह रहा है कि इनिशियली दे आर रिलीज्ड फ्रॉम रेस्ट विद रिस्पेक्ट टू द केबिन। वो खुद कह रहे हैं कि केबिन के रिलेटिव कोई वेलोसिटी नहीं है। ओके। और कोरियोलिस फोर्स रिलेटिव वेलोसिटी पे डिपेंड करता है, एब्सोल्यूट वेलोसिटी पर नहीं। सर वो एक्चुअली आपने ओमेगा की तरफ आपने 0 लिया था, तो मुझे नहीं लगा नहीं कि नहीं, वो आप ये ओमेगा की तरफ 0 नहीं है, वो पूरा फैक्टर 0 है एक्चुअली। ये पूरा फैक्टर 0 लिखा है मैंने, ठीक है, अल्फा नहीं है। तो बट वो रूलर वाले एग्जांपल जो थे, देखो राम ना, क्या होता है कि अगर आपको इनकी हैबिट नहीं पड़ेगी तो ये 21 वाला क्वेश्चन गलत हो जाएगा। ये जो जेई का 2020 वाला क्वेश्चन था, 2000 वाला क्वेश्चन, ये गलत हो जाएगा अगर हैबिट नहीं पड़ी होगी मेरी। तो आप मेरी स्ट्रेटजी देखो, मेरी स्ट्रेटजी में हमेशा ये 3 फोर्सेस रहते हैं। 0 होंगे कि नहीं होंगे वह क्वेश्चन टू क्वेश्चन हम देख लेंगे कभी आगे। और इसके अलावा आपके रियल फोर्सेस का है, ठीक है। ये कुछ क्वेश्चंस और हैं। एक ये है, देखो, कार गोज ऑन द हॉरिजॉन्टल सर्कुलर रोड of radius r and the speed increasing at the rate of dv by dt equals to a. The friction coefficient between the road and tire is mu. Find the speed at which the car will skid. तो आपको मैंने ये बताया है कि कार, बाइक, पर्सन, मतलब कि वॉकिंग और ड्राइविंग, ये जब भी इसके न्यूमेरिकल्स आ जाए, वॉक करने के और ड्राइव करने के, तो वॉकिंग एंड ड्राइविंग हमेशा विदाउट स्लिपिंग होती है। और इसमें आपको शायद बताया है मैंने कि इनमें फ्रिक्शन को देखने के लिए आप न्यूटन लॉ की हेल्प लें, ठीक है। मतलब हमारी वॉकिंग और ड्राइविंग दोनों ही फ्रिक्शन की वजह से होती है। हम वॉक भी फ्रिक्शन की वजह से करते हैं, ड्राइव भी फ्रिक्शन की वजह से करते हैं। यानी कि वॉक करते समय या ड्राइव करते समय जो भी एक्सेलरेशन हमारे पास आएंगी वो किन की वजह से आएंगी? तो पहले भी, हाँ, फ्रिक्शन पहले भी समझा चुके हैं। बहुत सारे लोगों के मन में ये होता है कि ड्राइव करते वक्त जो हमको एक्सेलरेशन मिलता है वो गाड़ी के इंजन से आता है, पेट्रोल से आता है। और ये सबका मैं समझा चुका हूं कि इंजन, पेट्रोल सब गाड़ी के अंदर है, और ड्राइव करने के लिए, एक्सेलरेट करने के लिए आपको एक्सटर्नल फोर्स चाहिए होती है, बाहर से फोर्स, यानी कोई ऐसी फोर्स जो कार की बॉडी के बाहर से लग रही हो। इंजन, मोटर, हेडलाइट, जितनी कार का हर एक कंपोनेंट कार के अंदर फिट है, बाहर कुछ नहीं लगता है इसमें।
तो कार पर अगर एक्सटर्नल फोर्स कोई लगेगा रोड के ऊपर कार पर अगर कोई एक्सटर्नल फोर्स है तो वो सिर्फ कौन सा हो सकता है? फ्रिक्शन। ओनली फ्रिक्शन। सो एनी एक्सेलरेशन इन द कार, बाइक, साइकिल, पर्सन, मतलब वॉकिंग और ड्राइविंग के टाइम पर कोई भी एक्सेलरेशन अगर आपके पास है तो उसके पीछे सिर्फ और सिर्फ फ्रिक्शन हो सकता है। इसी कंसेप्ट के ऊपर ये क्वेश्चन है कि जो कार है, ठीक है, वो मतलब जो कार आपसे कही जा रही है वो कार सर्कुलर मोशन कर रही है यहाँ पर, ठीक है, वो मूव कर रहा है सर्किल पर। तो अगर वो सर्किल पर मूव कर रहा है तो एक तो उसमें सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होगा और इसके अंदर कांस्टेंट रेट पर उसकी स्पीड बढ़ रही है, स्पीड इंक्रीजिंग एट द कांस्टेंट रेट, मतलब कि ये टेंजेंशियल एक्सेलरेशन भी है, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन भी है इसके अंदर। और सुनिएगा, कार के लिए एक्सेलरेटिंग फोर्स कौन सा होगा, एक बार फिर आप लोग की तरफ से सुनना चाहेंगे। फ्रिक्शन। और कोई एक्सेलरेट नहीं कर सकता, इस बात को समझ लीजिएगा। पैडल मारना, इंजन, इनसे एक्सेलरेशन नहीं आता क्योंकि ये सब कार के अंदर के पार्ट है, बाहर के पार्ट नहीं है। इसका मतलब इन दोनों एक्सेलरेशंस को फ्रिक्शन की वजह से आ रही होंगी, ये दोनों एक्सेलरेशंस फ्रिक्शन की वजह से आ रही होंगी। रिजल्टेंट डायरेक्शन में होगा। हाँ, इसका मतलब फ्रिक्शन किसी ऐसे एंगल पे लग रहा होगा। और F इक्वल टू ma जब आप लगाएंगे ना, सुन लो ध्यान से, F इक्वल टू ma लगाओगे तो अब आप एक्सेलरेशन को टोटल एक्सेलरेशन लिखेंगे। टोटल एक्सेलरेशन में क्या होता है? सेंट्रीपिटल का स्क्वायर प्लस टेंजेंशियल वाले का स्क्वायर, और ये टोटल एक्सेलरेशन आपको मिलेगा बाय द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। और फ्रिक्शन को लिमिटिंग केस में जब स्किडिंग होने वाली होगी, अबाउट टू स्किड जब आ जाएगा ना, वो फिसलने वाला, तो आप उस टाइम पर म्यू इंटू नॉर्मल और नॉर्मल को mg के बराबर कर देंगे और m इंटू रूट ऑफ सेंट्रीपिटल का स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। और सेंट्रीपिटल के स्क्वायर को रिप्लेस कर दीजिएगा, तो सेंट्रीपिटल का स्क्वायर है मतलब उसको रिप्लेस कर दो v स्क्वायर बाय r के होल स्क्वायर। आगे अब इसकी गलती ना करिएगा, ड्राइव करते वक्त और कार वॉक करते वक्त का फ्रिक्शन हमेशा इस तरीके से देखा जाता है कि एक्सेलरेशन किस तरफ है और वो एक्सेलरेशन उसी फ्रिक्शन की वजह से होना चाहिए, क्योंकि फ्रिक्शन के अलावा कोई और एक्सटर्नल फोर्स ड्राइविंग ऑब्जेक्ट पर नहीं होता है जहां से आप कोई आप एक्सेलरेट कर पाए उसको। पेट्रोल का काम अलग है, इंजन का काम रोटेट करने का है, एक्सेलरेट करने का नहीं होता उसमें। ठीक है जी? यस। चलो जी, तो कुछ क्वेश्चन जो रह गए हैं वो अब आप अपने आप कर लीजिएगा, बट काफी हद तक सर्कुलर मोशन की क्लैरिटी आपको दे दी है। अब आप क्वेश्चन लगाओगे तो उतने प्रॉब्लम नहीं होगा। एक क्वेश्चन ये डिस्कस करना था ग्रूव वाला, ये भी है, HCV का सॉल्ट एग्जांपल 13 है ये, बट अब मैं आपसे कहूंगा इसको आप करिएगा, ठीक है ना। HCV का सॉल्ट एग्जांपल नंबर 13 है, लास्ट सॉल्ट एग्जांपल है, इसको करिएगा। और ठीक है जी, बाकी इसके बाद खत्म हो जाएगा आपका। सर्कुलर मोशन टेस्ट में नहीं आएगा, बता दें आपको, टेस्ट में सर्कुलर मोशन नहीं है। सर कहाँ तक आएगा टेस्ट में?